For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलो पढ़े आओ। तो सबसे पहले दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे ये पार्ट 2 वीडियो है, यानी इससे पहले थंबनेल से आपने देखा कि एसएम का रिवीजन है, लेकिन प्लीज इस बात का ध्यान रखना ये पार्ट 2 वीडियो है। तो नीचे देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो इससे पहले अगर आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 रिवाइज करना चाहते हैं एसएम का, प्लीज एक बार उस पार्ट को आप कंसीडर कर लेना। देन आप 6, 7, 8 को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 एसएम का रिवाइज करेंगे। साथ में नवंबर 2022 की जो आरटीपी लॉन्च की आईसीए ने उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो रिवाइज कर रहे हैं हम, तो रिवाइज का मतलब ये है कि अल्टीमेटली स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। चलो, तो रिवाइज कर रहे हैं मतलब हमारा सारा फोकस थोड़ा सा रिवीजन पैटर्न पे रहेगा रेदर देन कॉन्सेप्ट पैटर्न पे। मतलब हम हर चीज को रिवाइज करने के उद्देश्य से पढ़ेंगे, हम यहाँ पे चीजों को कॉन्सेप्चुअली ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश नहीं करेंगे। दिस इज अल्ट्रा फास्ट रिवीजन, मतलब ये मान के पढ़ाया जा रहा है कि आपको ये सब टॉपिक्स आते हैं, बस वो सब टॉपिक्स एक बार सिलेबस वाइज आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, यहाँ से आज अपनी गाड़ी शुरू करेंगे। तो ये चैप्टर ही सबसे पहले एक छोटी सी बात बोलता है कि हमें फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत क्यों है। तो ऐसे यहाँ कई टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे आपसे बोलेगा कि एक कंपनी है रोहित भार्गवा की, ठीक है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है स्मूथ एंड सिंपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। उन्होंने अपनी कंपनी 2011 में खोली थी जब 35 एम्प्लॉय थे, अब बढ़ के एम्प्लॉय 335 हो गए हैं। और अब जैसे जैसे उनका साइज बढ़ रहा है उनकी कंपनी का, वैसे वैसे उनको बड़ी डिफिकल्टी आ रही है। वो सोचते थे जो काम करना चाहते हैं वो फंक्शन लेवल तक काम हो नहीं पाता, तो वो सोचे इसमें डिफरेंस क्या है, सिंक क्यों नहीं हो रहा, जो मैं कहता हूं काम करने के लिए वो अल्टीमेटली काम हो क्यों नहीं रहा, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी फंक्शन पे अल्टीमेटली इंप्लीमेंट हो क्यों नहीं रही। तो आपसे वो पूछ रहे हैं क्या रोहित को सेग्रीगेट करनी चाहिए स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट लेवल पे अलग लेकिन फंक्शन लेवल पे अलग से, क्या उनको कोई स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट करनी चाहिए। अगेन आईसीए ने एक एग्जाम में अगेन फिर पूछा, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी थी और वो आजकल वो 11 गुना अपने साइज से बढ़ गई है, पहले छोटी थी अब 11 गुना बड़ी हो गई है। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो रही है उसको क्या दिक्कत आ रही है कि जो फंक्शन लेवल के जो लोग हैं वो सिंक नहीं हो पा रहे, यानी वो उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे जो कॉर्पोरेट लेवल है। तो क्या हमें फंक्शन लेवल की स्ट्रेटेजी अलग से बनानी चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है बनानी चाहिए, तो हमें इसका आंसर दीजिए। यानी घूम फिर के ऐसे आपसे ये पूछा है कि वाई फंक्शनल स्ट्रेटेजी आर नीडेड। कंपनी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनाती है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनाती है। कॉर्पोरेट लेवल पढ़ी थी चैप्टर 4 में, एक्सपेंशन, रिटैचमेंट, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, कॉम्बिनेशन, स्टेबल स्ट्रेटेजी, ये सब पढ़ी थी चैप्टर 4 में। कंपनी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनाती है कि कॉस्ट लीडरशिप करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फोकस करेंगे, लो कॉस्ट फोकस करेंगे। तो ये हमने पढ़ी थी चैप्टर 5 में, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। हम कह रहे हैं क्या फंक्शनल लेवल पे यानी अकाउंट्स वाले क्या आप भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, मार्केटिंग क्या आप भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लॉजिस्टिक्स क्या आप भी बनाएंगे, तो क्या फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। तो हम कह रहे हैं यस। वाई तो आपको ये अल्टीमेटली ये 5 पॉइंट लिख के आने हैं कि यस फंक्शनल लेवल पे भी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। क्यों, बिकॉज फंक्शनल लेवल ही तो है जो अल्टीमेटली डायरेक्शन देगा फंक्शनल स्टाफ को कि काम कैसे करना है। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज फंक्शनल लेवल ही तो है जो हेल्प करता है इंप्लीमेंटेशन फेज में। तो अगर फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटेजी होगी तो इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी, बिकॉज फंक्शनल स्ट्रेटेजी तो है। अगर हम फंक्शन स्ट्रेटेजी बना के दे देंगे तो हम ये चेक कर सकते हैं कि काम एज पर स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं हुआ। और अगर हम फंक्शन लेवल पे कोई काम ही नहीं देंगे तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे, हम चेक कैसे करेंगे कि आपका काम इसके अकॉर्डिंगली हुआ कि नहीं हुआ। तो फंक्शन स्ट्रेटेजी बनाओगे तो फंक्शन स्ट्रेटेजी एक्ट करेंगी कैसे, एज अ बेसिस फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटी, ताकि हम मेजर कर सके कि फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी वाले लोग, फंक्शन लेवल वाले लोग क्या फंक्शन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली काम कर भी रहे हैं या नहीं। इसके अलावा अगर फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी है, ठीक है, तो अगर वो बनी होगी तो वो हार्मनी क्रिएट करेगी, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेगी बाकी डिपार्टमेंट के साथ। यानी कि अगर अकाउंट्स वालों की स्ट्रेटेजी, फाइनेंस वालों की स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी होगी तो हम चेक कर सकते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी फाइनेंस के साथ, फाइनेंस वालों की स्ट्रेटेजी मार्केटिंग के साथ, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी प्रोडक्शन के साथ, ये सब आपस में मिलकर काम करे। तो अगर फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी होगी तो हम ऐसी कोशिश करेंगे इनकी स्ट्रेटेजी बनाने की कि ये लोग आपस में सब कुछ कोऑर्डिनेटेड मैनर में, हार्मनी मैनर में काम करें। वैसे मैं कह तो रहा हूं कि थोड़ा क्विक रिवीजन है, बट
पता नहीं समझाए बिना रहा नहीं जाता। अगर सेल्स वालों ने सोचा कि भाई हम इतनी सेल्स करेंगे, तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन वाले को भी तो पता होना चाहिए कितना प्रोड्यूस करना है, सो दैट वो उसके हिसाब से सेल्स वाले को उतना सामान बना के दे सके। प्रोडक्शन वाले को कितना प्रोड्यूस करना है, इसके हिसाब से स्टोर वाले को भी तो पता होना चाहिए कि कितना स्टोर में सामान होना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन वाला जब भी रॉ मटेरियल मारे हम दे सके। तो हम कह रहे हैं हमने पहले से इसकी स्ट्रेटेजी अलग बनाई, इसकी अलग बनाई, इससे पूछा बता कितनी सेल्स करेगा, बन गई, तेरी स्ट्रेटेजी बन गई। अब प्रोडक्शन वाले से कहना है भैया उसको इतनी सेल्स चाहिए, तो आप बताओ आप कितना प्रोडक्शन कर लोगे, वो कह रहा है इतना कर लूंगा। अब प्रोडक्शन वाले आप इतना प्रोडक्शन करोगे, तो भाई स्टोर वाले तो कितना स्टोर करके रखेगा, कह रहा है मैं इतना करके रखूंगा। तो आपने अगर प्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी, स्टोर की स्ट्रेटेजी, सेल्स की स्ट्रेटेजी अलग अलग बना ली, सब कुछ डिसाइड करके, तो सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि सेल्स वाले सेल्स करना चाहते हैं बट उनके पास सामान नहीं है, क्यों? बिकॉज हमने प्रोडक्शन वालों की स्ट्रेटेजी सेल्स को देख के ही बनाई थी। तो हेल्प करते हैं ये सारी के सारे फंक्शन, आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, हार्मनी क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने फंक्शनल लेवल लोगों के लिए फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी बना के दे दी, जो फंक्शनल मैनेजर है उसके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज उसकी स्ट्रेटेजी पास ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बनी बनाई है। अब उसको स्ट्रेटेजी बनानी नहीं है, अब उसको बस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करवानी है। तो उसके लिए जो सिमिलर सिचुएशन है वो हैंडल करनी थोड़ी आसान हो जाती है, वो कंसिस्टेंट मैनर में काम परफॉर्म कर पाता है। तो वाई फंक्शनल स्ट्रेटेजीज आर नीडेड, तो पहला पॉइंट आपने क्या बोला, बिकॉज दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द फंक्शनल स्टाफ। बिकॉज फंक्शन स्ट्रेटेजी तो है, फंक्शन लेवल ही तो है जिसपे आपको इंप्लीमेंटेशन करने को फैसिलिटेशन देती है। एंड फंक्शन स्ट्रेटेजी बनी होंगी तो दे एक्ट करेंगे एज अ बेसिस फॉर द कंट्रोलिंग एक्टिविटी। फंक्शन स्ट्रेटेजी होंगी तो वो हार्मनी क्रिएट करेंगी, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेंगी। एंड फंक्शन स्ट्रेटेजी बनी हुई होंगी तो जो सिमिलर चीजें होंगी, जो सेम टू सेम चीजें होती हैं, वो कंसिस्टेंट मैनर में परफॉर्म हो पाएंगी। छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद आई से याद आता है छोटे छोटे फंक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहला फंक्शन है मार्केटिंग फंक्शन। तो मार्केटिंग के अंदर में जो डिटेल मैनर में कुछ पढ़ना है वो तीन चीजें पढ़नी है। पहली चीज कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो मार्केटिंग का मतलब है डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एक्सचेंज एंड एक्टिविटीज दैट क्रिएट परसीव्ड वैल्यू बाय द कस्टमर। तो मार्केटिंग का अल्टीमेटली मकसद है कि कस्टमर से बात करे, कस्टमर को वो वैल्यू प्रोवाइड करे, कस्टमर के लिए वैसी मार्केटिंग करे जो कस्टमर परसीव करना चाहता है, जो कस्टमर देखना चाहता है। कस्टमर को हम वही सामान बेचेंगे जो कस्टमर को चाहिए, तो कस्टमर को वैसी ही फीलिंग देंगे अपनी मार्केटिंग में कि देखो जो तुम्हें चाहिए था हम वही तो दे रहे हैं। तो मार्केटिंग इज अ कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटी, जहां पे हम कस्टमर को वही परसीव कराते हैं कि कंपनी यही तो सामान बेच रही है, कंपनी यही तो सामान बना रही है, आपको यही तो खरीदना था। जब हम मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो मार्केटिंग लोग क्या क्या डिसीजन लेते हैं। तो पहला डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें कितना पैसा खर्च करना है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। इसके अलावा वो ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, डीलरशिप मार्केटिंग करनी है। यानी हमें जो अपना प्रोडक्ट बनाना है उसकी मार्केटिंग कैसे करें, एक डीलर के थ्रू कि भाई हमारा प्रोडक्ट तो सिर्फ पतंजलि स्टोर पे बिकेगा, या मल्टीपल चैनल्स के थ्रू कि भाई फेयर एंड लवली क्रीम है या आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे कहीं भी मिल जाएगी। तो हमें एक सिंगल डीलरशिप के थ्रू जाना है, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू जाना है। ये कौन सोचेंगे? मार्केटिंग वाले सोचेंगे। इसके अलावा मार्केटिंग वाले हमें बताएंगे कि हमें प्राइस लीडर बनना चाहिए या प्राइस ऑलरेडी लीडर कोई कर रहा है, हमें उसको सिर्फ फॉलो करना चाहिए। ये मार्केटिंग वाले बताएंगे कि हमें कंप्लीट वारंटी देनी चाहिए या लिमिटेड वारंटी देनी चाहिए। ये मार्केटिंग वाले सोचेंगे कि हमें सिंगल कस्टमर के साथ डील करना है या फ्यू कस्टमर के साथ डील करना है, सबके साथ डील करना है। ये मार्केटिंग वाले बताएंगे कि जो मार्केटिंग के जो एम्प्लॉइज हैं उनको स्ट्रेट सैलरी दें या कमीशन दें या दोनों का मिक्सेशन दें। तो मार्केटिंग वालों को ये सब डिसीजन लेने पड़ते हैं। मार्केटिंग क्या है सर? मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, उसमें से अपना टारगेट कस्टमर चूज करते हैं, उनके लिए फिर वैसे ही प्रोडक्ट मिक्स बनाते हैं एंड उसके लिए उसी हिसाब से सामान को बेचते हैं। अब यहां से एक वर्ड निकलता है मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है सर? मार्केटिंग मिक्स मतलब वो एलिमेंट जो मिला के हम कस्टमर को बेचते हैं कि भाई कस्टमर तुझे यही तो चाहिए होगा, और वो एलिमेंट अल्टीमेटली 4 होते हैं जो कि अब बढ़ के 7 हो गए। तो आईसीएस में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मल मार्केटिंग मिक्स बता दो या फिर पूछता है एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स बता दो। तो जब स्पेसिफिकली वो एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स पूछ रहा है तो वो नए वाले पूछ रहा है। और अगर पूछा मार्केटिंग मिक्स बता दो सातों के सातों, फिर तो आपको सातों बताने। वो पूछा ओल्ड मार्केटिंग मिक्स बता दो तो आपको सिर्फ 4 बताने। तो ओल्ड मार्केटिंग मिक्स क्या है सर? प्रोडक्ट। यानी जब भी आप मार्केटिंग करेंगे तो आप इस बारे में ध्यान रखेंगे कि आपका प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो कस्टमर को चाहिए। यानी प्रोडक्ट ऐसा हो जो कस्टमर को चाहिए, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो। या तो प्रोडक्ट कैसा हो, तो इन 4P से 4C भी बनता है। यानी प्रोडक्ट ऐसा हो जो कस्टमर को, PC, प्रोडक्ट ऐसा हो जो कस्टमर को सॉल्यूशन दे रहा है। यानी आप जो सामान बना रहे हैं वो कस्टमर को वो सर्विसेज दे जो कस्टमर को चाहिए। अगर आप बना रहे हैं
रट्टे लगवाना बैच, लेकिन बच्चा चाहता है कॉन्सेप्चुअल बैच, तो आपका बैच नहीं बिकेगा। अगर आप बेचें कॉन्सेप्चुअल बैच लेकिन बच्चे को चाहिए रट्टा लगवा दो भाई, तो आपका बैच नहीं बिकेगा। तो आपको अपना प्रोडक्ट वैसा ही रखना पड़ेगा जैसा बच्चे को चाहिए। बच्चा कह रहा है मेरे को गूगल ड्राइव बैच चाहिए, तो आप रिकॉर्डिंग करवाइए। बच्चा कह रहा है आपको फेस टू फेस बैच चाहिए, तो आपको फेस टू फेस बैच लेना पड़ेगा। यानी जैसी कस्टमर का सॉल्यूशन, जैसा कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, आपको वैसे ही प्रोडक्ट बना के देना पड़ेगा। तो मार्केटिंग वाले पहले मार्केट के बारे में सोचेंगे, प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे। दूसरा किसके बारे में सोचेंगे? सर कि जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कैसे रखें। सर प्रोडक्ट तो ठीक है, कस्टमर कह रहा है मैं ये प्रोडक्ट चाहिए और आप वो प्रोडक्ट उसको दे भी रहे हो, लेकिन उसके हिसाब से प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। तो पी, अगले पी से बनता है कॉस्ट टू कस्टमर, यानी जो कस्टमर को कॉस्ट पड़ रही है वो ज्यादा लग रही है उसको, वो उस प्राइस को वैल्यू नहीं कर पा रहा, उसको लग रहा है कि कंपनी कुछ ज्यादा ही चार्ज कर रही है। तो कस्टमर को ऐसा फील कराओ कि आपकी जो हम प्राइसिंग हमने रखी है वो कस्टमर टू कॉस्ट है, यानी ये आपके लिए बहुत ही ना के बराबर है। और ऐसा करने के लिए आपको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जिससे कस्टमर को ऐसा लगे कि वो प्राइस ज्यादा नहीं पे कर रहा है, वो प्राइस कम पे कर रहा है। तो प्राइस मतलब प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। तो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट is a composite expression of its value, its utility to its customer, demand, quality, reliability, safety, competition, its rates and desired profit। ये सब जोड़ के क्या बनता है? आपका प्राइसिंग बनता है। और प्राइसिंग किन किन बातों पे डिपेंड करता है? पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच कैसी, कस्टमर कैसा है, क्या जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसका मार्केट में कस्टमर अवेलेबल भी है या नहीं है। इसके अलावा क्या जो मेरा प्रोडक्ट है क्या वो सफिशिएंट रिटर्न कमा पाएगा इस कॉस्ट को रख के। सपोज मैंने बोला कि हाँ कस्टमर है, लेकिन कस्टमर से थोड़ा कॉस्ट सेंसिटिव है, वो कम प्राइस चाहता है, ठीक है 10 रुपए रख देंगे सामान, तो क्या 10 रुपए में आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ले पा रहे हो या नहीं? एंड क्या इतना मार्केट शेयर है कि आप इस मार्जिन पे अपना प्रोडक्ट बेच पाओ, खरीद पाओ एंड प्रॉफिट कमा पाओ? अगर हाँ, तो फिर आप वैसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखेंगे। जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो प्राइसिंग डिसाइड करते समय में दो स्ट्रेटजी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि हम मार्केट को पेनिट्रेट करें, तो हम वहां पे क्या करते हैं? प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यूज करते हैं, यानी कॉस्ट इतनी कम करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा बिक जाता है। और कई बार हम प्राइस स्कीमिंग यूज करते हैं। मार्केट में नए नए भाई बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, बहुत खर्चा किया है, तो प्लीज हम सस्ता नहीं करेंगे। एंड कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों परचेस कर रहा है? बिकॉज हम यूनिक है। अभी हम सब घरों में नहीं है, तो कस्टमर एलेक्सा क्यों परचेस कर रहा है? बिकॉज एलेक्सा अगर मैं खरीदूंगा तो यूनिक लगूंगा औरों से। तो एलेक्सा सस्ती नहीं है सर, बहुत महंगी है। क्यों? बिकॉज एलेक्सा को बनाने में हमने बहुत मेहनत किया, बहुत रिसर्च किया, और रिसर्च की वजह से कॉस्टिंग इसकी थोड़ी बढ़ गई है। इसका दूसरा हम क्या कर सकते हैं? एलेक्सा बहुत ही सस्ते दामों में बेचेंगे। जब नया प्रोडक्ट है और बहुत ही सस्ता है, तो क्वांटिटी जब ज्यादा होगी तो हम क्वांटिटीज में कमा लेंगे। तो हम वहां पे हम प्राइस पेनिट्रेशन का यूज कर रहे हैं। तो रिलायंस जियो जब आया था तो उसने प्राइस बहुत ही कम रखे थे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उसने प्राइस स्किमिंग की या प्राइस पेनिट्रेशन किया? सर प्राइस पेनिट्रेशन किया, प्राइस को बहुत सस्ता कर दिया। वहीं जब जारा या ऑडी अपनी कोई नई गाड़ी लॉन्च करता है तो वो प्राइस पेनिट्रेशन नहीं करता, वो प्राइस स्कीमिंग करता है कि ये गाड़ी है 80 लाख की है, खरीदनी है खरीदो। ये कपड़ा है, ये कपड़ा 6000 का है, खरीदना है खरीदो। तो प्राइस के दाम इतने ज्यादा रखता है कि उस एक इंसान जो खरीदता है वो क्या सोच के खरीदता है कि हर किसी के पास नहीं होगा, मैं ले लेता हूँ औरों से यूनिक लगूंगा। तो जब आप प्राइस डिसाइड करते हो तो आपके पास दो स्ट्रेटजी रहती है, प्राइस को पेनिट्रेट करना है या प्राइस को स्किम रखना है, प्राइस को महंगा रखना है या प्राइस को सस्ता करना है। अगला पी, थर्ड पी, तो थर्ड मार्केटिंग मिक्स है, वो है आपका प्लेस। आप सामान बेच कर रहे हो भाई, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका प्राइस बहुत अच्छा है, लेकिन आप जिस चैनल पे बेचे हो, आप जिस रास्ते में अपना सामान बेचे हो, वो कस्टमर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सपोज मैं आपसे बोलूं कि मेरे से पढ़ने के लिए मेरठ में आ जाओ, मेरे से पढ़ने के लिए आप किसी टायर 2 सिटी में आ जाओ जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो आप बोलोगे सर वहां पे मेट्रो भी नहीं जाती, वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा नहीं है, वहां कैसे आएंगे? तो मुझे कहीं ना कहीं लक्ष्मी नगर आना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं पीतमपुर, जनकपुरी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन जगहों पे आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं इन सिटीज में नहीं होऊंगा, जब तक एक कस्टमर मेरे पास नहीं पहुंच पाएगा, तब तक मैं अपना सामान नहीं बेच पाऊंगा। तो नेक्स्ट इज प्लेस मार्केटिंग, मतलब मुझे अपना प्रोडक्ट उस जगह पे जाके बेचना है जहां पे कस्टमर आ सके। तो पी से बनता है, यहाँ प्लेस से बनता है कन्वीनियंस। पहला पी क्या पड़ा था? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से बना था कस्टमर सॉल्यूशन। प्राइस, प्राइस से बना कस्टमर कॉस्ट। प्लेस, प्लेस से बना कन्वीनियंट टू कस्टमर, कन्वीनियंट टू कस्टमर के लिए वहां पे आना जाना या उस जगह पे आपको परचेस कर पाना। एंड लास्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन मतलब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचानी पड़ेगी। सपोज प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छा है, प्लेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन लोग आपको जानते ही नहीं है। तो प्रमोशन से वर्ड बनता है कम्युनिकेशन। लोगों को आपके बारे में पता भी होना चाहिए। अगर लोगों को पता ही नहीं कि ऋषभ गौर कौन है, तो ऋषभ गौर की पेंड है, फेस टू फेस क्लासेस बिकेंगी कैसे? तो प्रोडक्ट अच्छा है, प्लेस अच्छा है, प्राइस अच्छा है, लेकिन प्रमोशन नहीं है, तो भी आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब ही क्या है कि हम इन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे सो दैट कस्टमर हमें जाने, कस्टमर सही जगह पे पहुंच जाए
कस्टमर सही प्राइस पे सामान खरीद ले और कस्टमर को चाहिए हम वही प्रोडक्ट बना के उसको दे दें। अगर ये सब चीजें अच्छी होंगी तो मार्केटिंग ऑब्वियसली बात है बेस्ट परफॉर्मेंस देगी एंड कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो व्हाट आर द मार्केटिंग मिक्स? सर 4 चीजें हैं। पहला है प्रोडक्ट मिक्स, दूसरा है प्लेस मिक्स, तीसरा है प्राइस मिक्स एंड चौथा है प्रमोशन मिक्स। अब प्रमोशन के अंदर कुछ क्राइटेरिया आते हैं, तो कभी कभी आईसीआई का मन करता है तो आईसीआई कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछ लेता है प्रमोशन के अंदर। तो साथ के साथ आरटीपी भी देखते चलते हैं। तो हम नवंबर 2022 की आरटीपी कंसीडर कर रहे हैं। तो अभी हम एसएम का रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ एसएम वाला पार्ट का आरटीपी देखेंगे। जब ईएस का रिवीजन कर रहे होंगे तो ईएस का पार्ट का आरटीपी देख लेंगे। तो ये रहा एसएम का आरटीपी नवंबर 2022 का। तो जो बच्चे इसको मई 2023 के लिए देख रहे हैं वो इसी वीडियो के साथ मई 2023 की आरटीपी भी साथ के साथ चेक करते रहना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 है और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, मॉडर्न मार्केटिंग इज हाईली प्रमोशनल ओरिएंटेड। आज के टाइम पे जितने भी लोग हैं वो सबके सब ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग में भरोसा रखते हैं। उन्हें पता है जितना दिखोगे उतना बिकोगे, जितनी मार्केटिंग करोगे उतना बिकेंगे। तो आप हमें प्लीज बताइए, डिस्कस कीजिए कुछ मेजर प्रमोशनल मेथड्स कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो साफ साफ उसने क्या पूछा? उसने आपसे ये वाला पार्ट पूछ लिया कि प्लीज मुझे बताओ कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें। मार्केटिंग कैसे करें? तो प्रमोशन कैसे करना है? तो प्रमोशन के मेथड्स बता दो, प्रमोशनल मेथड बता दो। तो आईसीए की बुक में साफ साफ दे रखा है प्रमोशनल मेथड्स क्या क्या है। सर पहला है पर्सनल सेलिंग। आप अपने यहाँ पे लोग अपॉइंट कीजिए और लोग पर्सन टू पर्सन अपने सेलिंग टेक्निक के बेसिस पे कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट इस टाइप की टेक्निक बहुत महंगी होगी, बिकॉज एक इंसान, एक एम्प्लॉय एक बारी में एक ही कस्टमर के साथ डील कर पाएगा या 50-60 कस्टमर के साथ डील कर पाएगा। और ऐसे में जितना ज्यादा एरिया कवर करना होगा आपको उतने ज्यादा एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे और जितने एम्प्लॉय रखोगे खर्चा बढ़ेगा। तो पर्सनल सेलिंग फायदेमंद तो है। यहां हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको नॉर्थ जोन दिया था, आप वहां से कितने कस्टमर लेके आए, आपको साउथ जोन दिया था, आप वहां से कितने कस्टमर लेके आए। तो यहां हम असेस कर पाते हैं कि नॉर्थ जोन के हमने यहाँ पे नॉर्थ जोन में 100 एम्प्लॉय रखे थे, लेकिन नॉर्थ जोन से इतने कस्टमर आए, साउथ जोन में 100 एम्प्लॉय रखे थे, यहां से इतने कस्टमर आए। तो वी कैन एक्चुअली कोरिलेट, वी कैन एक्चुअली असेस कि इस एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दी तो इससे आया कितना पैसा, ठीक है। तो वहां पे हम चेक कर पाते हैं कि ये कितना खर्चा करने पे कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितनी मार्केटिंग का फायदा हो रहा है। तो पर्सनल ये तो बताती है, लेकिन पर्सनल में खर्चे बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज जितना ज्यादा आपको एरिया कवर करना पड़ेगा आपको उतने एम्प्लॉयज अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो पर्सनल सेलिंग क्या है? ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, या फेस टू फेस इंटरेक्शन या फोन पे या मेल पे, लेकिन टच रहेगा, पर्सन टच रहेगा, हम आपके साथ डीलिंग करेंगे, बातें करेंगे, हाई डिग्री ऑफ पर्सन अटेंशन रहेगी यहाँ पे, ठीक है। सफर्ड फ्रॉम वेरी हाई कॉस्ट, बिकॉज जितने ज्यादा एम्प्लॉय रखोगे उतना खर्चा बढ़ेगा। एंड फिजिकली अटेंड करेंगे 1-to-1 कस्टमर एट ए टाइम, ठीक है। बट यहाँ पे एक फायदा ये है कि ये बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज आपको हम फेस टू फेस बातें करके आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर नेगेटिव टर्म में बोले, या परसुएड कर सकते हैं अगर पॉजिटिव टर्म में बोले। यानी कोई बंदा कह रहा है सर ये भी तो ठीक है, अरे सर आप देखो तो सही इसमें क्या माल है, सर आप इस प्रोडक्ट को देखो तो कितना ऑसम प्रोडक्ट है सर, इसमें ये फीचर भी है। तो कोई चीज अगर शायद फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट से बिक नहीं रही थी, बिकॉज एडवर्टीजमेंट में कुछ रह गया था, कस्टमर कहीं कनेक्ट नहीं कर पाया, बट फेस टू फेस में आपने उसके हाव भाव को समझा, आपने पढ़ा होगा आपने बीआरबीसी में आपने कि आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझा और अरे ये खरीदने के सर आप देखिए तो इसके साथ ये भी मुफ्त दे दूंगा मैं आपको, और आप इस तरीके से उसे परसुएड कर पाएंगे, पटा पाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतर तरीका है। दूसरा प्रमोशन तरीका तो क्या है? एडवर्टीजमेंट। जगह जगह होर्डिंग्स लगवा दो, जगह जगह अच्छे अच्छे मार्केटिंग कैंपेन चला दो। अमिताभ बच्चन को हायर कर लो, शाहरुख खान को हायर कर लो, उससे एडवर्टीजमेंट करा दो, उनके जो फैन फॉलोअर्स होंगे वो आपका प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर देंगे। बट एडवर्टीजमेंट में हमें ये पता चलता कि उस होर्डिंग से कितने पैसे है। अगर सपोज हमने बीच चौराहे पे कहीं पे होर्डिंग लगा दिया तो हमें समझ नहीं पता कि जो कस्टमर आया है वो इस होर्डिंग की वजह से है, होर्डिंग ए की वजह से है, होर्डिंग बी की वजह से है, होर्डिंग सी की वजह से है। तो एडवर्टीजमेंट से एक्चुअली कितना कस्टमर जनरेट हो रहा है यहाँ पे हम एक्चुअल फिगर आउट उसे पता नहीं कर पाते। बट हाँ, एडवर्टीजमेंट में पर्सन टच नहीं है, बट हाँ आपका प्रोडक्ट जगह जगह पहुंच जाता है, लेकिन आपको एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एडवर्टीजमेंट एक नॉन पर्सनल हाईली फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रमोशनल मेथड है। इसमें हम पैम्फलेट, ब्रोशर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, डिस्प्ले बोर्ड, रेडियो, टीवी, इंटरनेट इन सबका यूज करते हैं। इट्स इफेक्टिवनेस इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। हमने 3 करोड़ खर्च किए एडवर्टीजमेंट पे, ये कस्टमर आया, तो ये कस्टमर कौन से एडवर्टीजमेंट से आया? जो दिन में चलाया था, जो रात में चलाया था, जो टीवी वाला है, जो होर्डिंग है, न्यूज़पेपर कौन सा है? इसको असेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू पर्सनल सेलिंग। थर्ड, पब्लिसिटी। तीसरा तरीका है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट में अंतर क्या है? सब पब्लिसिटी में पैसा खर्च करना पड़ता है टीवी पे दिखने के लिए, बट पब्लिसिटी में आप प्रेस रिलीज करके
या कुछ ऐसी एक्टिविटी करके आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब सर, एग्जाम्पल दो, सुन लो जरा। अगर मैं न्यूज टीवी, अगर मैं आज तक को कुछ पैसे दे रहा हूं कि प्लीज जब भी आपके दो न्यूज के बीच एडवर्टीजमेंट आए तो आप उसमें 5 मिनट का जो एडवर्टीजमेंट है उसमें मेरी मूवी का प्रमोशन कर देना, तो यहाँ आज तक को पैसे देने पड़ रहे हैं अपना मूवी को प्रमोट करने के लिए। वहीं आपने मूवी में कुछ ऐसा ब्लंडर कर दिया, जिस मतलब कोई कमेंट बाजी कर दी जिसकी वजह से न्यूज वाले खुद आपके बारे में बात कर रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा मूवी हुई रिलीज, देखते हैं क्या ये मूवी चल पाएगा, आज होगा सिनेमा घर में रिलीज। ये आज तक वाले खुद बोल रहे हैं और हमें एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। हमने कोई कमेंट कर दिया जिसके बेसिस पे पब्लिसिटी हो गई, हालांकि ये नेगेटिव पब्लिसिटी है बट पब्लिसिटी हो गई। उन्होंने खुद ही लोगों को बता दिया कि बकायदा इस दिन मूवी रिलीज हो रही है, वरना हमें आज तक वालों को पैसा देना पड़ता है कि जब आपका ब्रेक हो तो एडवर्टीजमेंट चलाना, फिर एडवर्टीजमेंट आएगा कि लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो रही है स्पॉट डेट पे, आइए सिनेमा घर में। तो ये एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। एंड पब्लिसिटी तो खुद ही बोल रहे हैं। तो पब्लिसिटी हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ये नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन है बट सिमिलर टू एडवर्टीजमेंट है। बट यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी पड़ती मीडिया को अपना एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए, यहाँ पे मीडिया खुद आपके बारे में बातें कर रहा है। यानी एक तो तरीका ये है कि मैं आपको पैसे दूं और आपसे बोलूं कि प्लीज मेरे बारे में मार्केटिंग करो। तरीका नंबर 2, मैं किसी बच्चे को टेस्ट सीरीज हुआ उसे 500 रुपए दे दिया, फिर उसके साथ फोटो खिंचा ली, तो वो बच्चा खुद 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 वो अपने स्टेटस पे लगा रहा है कि आज मैंने 500 रुपए जीते ऋषभ गौर से टेस्ट सीरीज में। अब जब वो लगाएगा तो उसके दोस्त जानेंगे, फिर अगली बार कोई और जीता, फिर वो लगाएगा तो उसके दोस्त जानेंगे। तो मेरे को कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा कि भाई तुम ऐसा एडवर्टीजमेंट करो, वो खुद से मेरे बारे में प्रमोशन कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड पब्लिसिटी। ठीक है, तो बेसिक टूल्स फॉर पब्लिसिटी आर प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिपोर्ट, स्टोरीज, इंटरनेट रिलीज, ईडीसी। तो मैं कोई मीम बन जाए वो पब्लिसिटी है, कोई खर्चा नहीं हो लेकिन फिर भी सबको पता चल रहा है उस मीम के द्वारा आपके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्स प्रमोशन। अगर अगर कोई चीज पब्लिसिटी नहीं है, कोई चीज एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई चीज पर्सनल सेलिंग नहीं है, तो उसको हम सेल्स प्रमोशन में काउंट कर देते हैं। यानी मैं आपको फ्री में सैंपल में कोई सामान दे रहा हूं, तो ना तो वो एडवर्टीजमेंट है, ना वो पब्लिसिटी है, ना वो सेल्स प्रमोशन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सेल्स प्रमोशन। मतलब कियोस्क खोल लिए छोटे छोटे, एग्जीबिशन प्रदर्शनी में अपना सामान रख लिया, मनी रिफंड करने के ऑप्शंस दे रहे हैं, कोई कॉन्टेस्ट रख रहे हैं कि आप ये कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए, अगर आप इस कॉन्टेस्ट में जीते तो आप जीत सकते हैं गाड़ी। ठीक है, तो ये जो कुछ भी है डिस्काउंट वगैरह ये सब सेल्स प्रमोशन में आता है, इसलिए इसको ओमनीबस कहते हैं। यानी जो बाकी सब में कवर्ड नहीं हुआ, लैंग्वेज पढ़ना। सेल्स प्रमोशन मतलब ऑल वो एक्टिविटी जो आपने की है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बट आर नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन। तो ये नए 4 तरीके हैं आज के टाइम में अपने प्रोडक्ट को बेचने के। यही क्वेश्चन है, मॉडर्न मार्केटिंग को जरूरत है हाई प्रमोशन की, तो प्लीज आप हमें बताइए कि प्रमोशन कैसे कैसे किया जा सकता है। ये आरटीपी का क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका आंसर क्या लिख के आना है, वही जो अभी हमने पढ़ा। बताओ क्या पढ़ा अभी हमने? पढ़ा पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन। तो आपने जो पढ़ा एग्जैक्टली आरटीपी ने वैसे ही क्वेश्चन पूछ रखा है। तो हमने अभी पढ़ा ही था 4 पी से क्या बनते हैं, 4 सी। प्रोडक्ट से बना कस्टमर सॉल्यूशन, प्राइस से बना कस्टमर कॉस्ट, प्लेस से बना कन्वीनियंस एंड प्रमोशन से बना कम्युनिकेशन। इसके अलावा अब मार्केटिंग में 3 नए पी और आ चुके हैं। तो सर्विस एस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो अब तक पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत थी, लेकिन अब सर्विस कंपनियां भी बहुत बढ़ती जा रही है। तो सर्विस एस्पेक्ट से देखा जाए तो 3 मार्केटिंग सर्विस एस्पेक्ट से और बढ़ चुके हैं। पहला पीपल, कह रहा जो आपके कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो वेल एजुकेटेड, वेल मोटिवेटेड, वेल ट्रेन्ड होने चाहिए। बिकॉज कोई भी कस्टमर जब आपसे सामान परचेज करने आता है तो पहले आपके एम्प्लॉइयों से इंटरेक्ट करता है, और जब तक आपके एम्प्लॉय अच्छे तरीके से उससे बात नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट तो बहुत बाद में खरीदेगा। तो प्रोडक्ट तो उसे पता ही नहीं, वो पहले पीपल को दिखेगा। जैसे हम जो टीचर्स हैं, हमारा प्रोडक्ट मैं ईएसएसएम पढ़ाता हूँ, तो क्या मैं अकेला पढ़ाता हूँ या मुझ जैसे बहुत से फैकल्टीज पढ़ाते हैं? तो आप हमारे प्रोडक्ट को तो बाद में खरीदते हो, आप पहले हमें जानने की कोशिश करते हो। यूट्यूब पे हमारी डेमो क्लासेस देखते हो, या इंस्टाग्राम पे आप हमें देखते हो, या आप हमारे नोट्स पढ़ते हो। जब तक आप पीपल को नहीं जानोगे तब तक आप उसका प्रोडक्ट परचेज नहीं करोगे। तो सर्विस इंडस्ट्री में पीपल ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल कौन है। ठीक है, तो पीपल से यहाँ हमारे का मतलब है एम्प्लॉइज कौन है, एम्प्लॉइज कैसे कैसे हैं, वेल एजुकेटेड है, वेल मोटिवेटेड है। अगर वो ढंग से बात करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बेचने की नौबत आएगी। पॉइंट नंबर 2 अगला है प्रोसेस। आपका प्रोसेस कैसा है, आप किस तरीके से काम करते हो, सर्विसेज आपकी किस तरीके से लेनी, क्या प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज्म है, क्या फ्लो ऑफ एक्टिविटी है, उसकी वजह से भी आपका प्रोडक्ट बिकता है। एंड लास्ट इज फिजिकल एविडेंस। जब आप सर्विस प्रोडक्ट जब आप आपको कहीं पे अपनी मोटरसाइकिल रिपेयर करानी है,
तो प्रोडक्ट बेचा है, सर्विस है सर, सर्विस है। अब जहां पे आपको अपनी मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी है, उन्होंने बोला सर 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे घर जाऊंगा, इससे अच्छा यहीं बैठ जाता हूँ। और आप वहां बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पे एसी की सुविधा नहीं है, वहां पे कोई टीवी नहीं रखा, बिकॉज 2 घंटे तो आप बोल हो ना, आपकी तो गाड़ी रिपेयर हो रही है, अब 2 घंटे क्या करोगे? तो टीवी चलना चाहिए, मैगजीन्स हो, एसी हो, हवा आ रही हो, तो आप वहां पे अपनी गाड़ी की सर्विस कराओगे। तो गाड़ी की सर्विस तो बाद में बिकेगी, पहले फिजिकल एविडेंस देखेगा एक इंसान। अरे यार यहाँ बैठने की जगह तो है नहीं, नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो कोई भी कोचिंग लेने से पहले आज के टाइम में बच्चा ये तो देखता नहीं है कि भाई सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं, वो पहले ये देखता है माहौल कैसा है। अरे कुशन वाले सीट्स हैं, अरे एसी रूम्स हैं, अरे वाटर कूलर लगा हुआ है, अरे हाईटेक क्लासेस हैं, अरे पीपीडी से पढ़ाएंगे। तो ये सब चीजें भी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसको सिंपल भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोका कोला बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे प्राइस में बिकता है, प्रमोशन भी अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है, उसका प्लेस भी अच्छा है, हर जगह मिल जाता है, बेचने वाले पीपल भी अच्छे हैं, उसका प्रोसीजर भी सब कुछ औसम है। लेकिन अगर कोका कोला ठंडी नहीं हुई तो बिकेगी? तो कोका कोला को बेचने के लिए हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए, एंड दैट्स रेफ्रिजरेटर टू बी कॉल्ड फिजिकल एविडेंस, यानी द एनवायरनमेंट इन विच द मार्केट ऑफरिंग इज डिलीवर्ड। आप कहां वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर ही कुछ चीजें और पढ़नी पड़ती हैं, और उस टॉपिक का नाम है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टेक्निक्स, कि मार्केटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मार्केटिंग करने का पहला तरीका है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि यहाँ अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे, यहाँ मार्केट में अवेयरनेस फैलाएंगे। तो जिस जो आप मार्केटिंग देखते हो, प्लीज अपना पिन नंबर किसी को मत बताना, या ए नंदू क्या कर रहा है, अरे कुछ नहीं बीबी बीमार है, अरे नंदू सिगरेट क्यों पी रहा है, इससे अच्छा तो सिगरेट छोड़ और ये काम कर, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब वो अक्षय कुमार कुछ सोसाइटी को मैसेज दे रहे हैं, तो उस मार्केटिंग को बोलते हैं सोशल मार्केटिंग, सोशल अवेयरनेस दी जा रही है। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग मतलब जहां पे हम अपने मेन प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विस दे रहे हैं। तो मेरा काम क्या था, सिर्फ ईएसएसएम पढ़ाना, लेकिन मैं ये क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हो उनको कह सकूं बेटा देखो मैं क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन भी लेता हूँ, मैं टेस्ट सीरीज भी लेता हूँ, मैं मोटिवेट भी करूंगा आपको। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ जब मैं ये सब चीजें दूंगा कि बेटा कलर नोट्स होंगे, बेटा आपको बुक्स भी मिलेंगी, बेटा आपके टेस्ट सीरीज भी होंगे, क्लास खत्म होने के बाद आप यूट्यूब पे जाके फ्री रिवीजन लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें दूंगा तभी प्रोडक्ट बिकेगा। अब मेरा जो कंपेटिटर है उसे भी क्या करना पड़ेगा, उसे भी ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी, क्योंकि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो अब अनप्रेसिडेंट लेवल तक पहुंच चुकी है। कस्टमर कह रहा है जब ऋषभ गौर ये काम कर रहे तुम्हें भी करना पड़ेगा, और ऋषभ गौर ये काम क्यों कर रहा है, बिकॉज और लोग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑगमेंटेड मार्केटिंग का मतलब है कि मेन प्रोडक्ट आपका ये था, लेकिन मेन प्रोडक्ट के साथ हम एडिशनल कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, जिससे वजह से कस्टमर को अब इस प्रोडक्ट के साथ अब बाकी सब चीजें लेने की भी आदत पड़ चुकी है। तो बाकियों को भी अब इस प्रोडक्ट के साथ बाकी सब चीजें देनी पड़ेंगी, अगर नहीं दोगे कस्टमर नहीं खरीदेगा। तो ऑगमेंटेड मार्केटिंग का मतलब है मेन प्रोडक्ट के साथ बाकी सब सर्विसेज के बारे में भी बताना, कि भाई हम आपको टाटा स्काई बेच रहे हैं, और टाटा स्काई के साथ आपको मिलता है फ्री मूवी टिकट्स, टाटा स्काई के साथ आपको मिलता है फ्री खाना बनाने की सुविधा, फूड वाला जो चैनल है वो फ्री मिलेगा। इसके अलावा आप टाटा स्काई में बच्चों को गेम सिखा सकते हैं, उनको जीके सिखा सकते हैं, उनको इंग्लिश मैथ की नॉलेज दे सकते हैं टाटा स्काई में, ये सब। तो टाटा स्काई अलग है, हम टाटा स्काई के इर्द गिर्द की बातें करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग। थर्ड है डायरेक्ट मार्केटिंग, जहां पे हम कंपनी के कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं, मेरे और आपके बीच कोई इंटरमीडियरी नहीं है। थर्ड इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, जहां हम एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ उसे कहते हैं कि भाई तू हमारे कस्टमर बना रहे, तूने से शॉपिंग की 10 पॉइंट डाल दें, फिर शॉपिंग की 10 पॉइंट डाल दें। अब वो जो 10-10 पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, उससे कस्टमर को लगता है कि इन पॉइंटों को भुनाने के लिए मुझे दोबारा इसी के पास शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो आज के टाइम पे हर कंपनियां पॉइंट्स देती हैं कि आप शॉपिंग कीजिए, कुछ पॉइंट्स पाइए, शॉपिंग कीजिए, पॉइंट्स पाइए। वो पॉइंट्स क्यों देती है, ताकि आपके मन में लालच बना रहे कि आप दोबारा से इसी कंपनी का बिकॉज पॉइंट्स भुनाने के लिए, पॉइंट्स को रिडीम कराने के लिए आपको दोबारा इसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा। तो हर बार शॉपिंग पे पॉइंट्स, हर बार शॉपिंग पॉइंट्स, और बाद में दोबारा वो पॉइंट को रिडीम कराने के लिए फिर शॉपिंग, फिर पॉइंट, फिर रिडीम, फिर पॉइंट। तो इस बहाने आप उसी कंपनी से जुड़े रहते हैं और किसी और कंपनी पे शिफ्ट नहीं करते। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग होती है एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए, कि एग्जिस्टिंग कस्टमर आज मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे, फ्यूचर में भी खरीदता रहे। तो उसके साथ रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए हम उसे पॉइंट्स देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ये सब देते हैं, सो दैट वो हमारा ही कस्टमर बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीए फाउंडेशन की कोचिंग ली, अब वो इंस्टीट्यूट से आप पास हो गए, तो सीए इंटर की वही इंस्टीट्यूट क्या चाहेगा कि आप सीए इंटर ही पढ़ने वहीं पे आए।
तो हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं फाउंडेशन वालों को, उन्हें कुछ डिस्काउंट देंगे कि भाई फाउंडेशन तुम हमसे पढ़े, अब इंटर भी तो तुम हमसे ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज फाउंडेशन हमने पास करने में आपको मदद की, तो इंटर में भी हम ही आपकी मदद करेंगे, बिकॉज आप हमारे ही कस्टमर हो, आपके लिए स्पेशल 20% ऑफ। तो आपको 20% ऑफ क्यों देना है, ताकि एग्जिस्टिंग कस्टमर यहीं रहे, वो किसी दूसरी जगह पे ना जाए। नेक्स्ट इज सर्विस मार्केटिंग, जहां पे हम सर्विसेज बेचेंगे, प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, क्या बेच रहे हैं, सर्विसेज, नॉन इनटेंजिबल सर्विस, वहां पे हम बोलेंगे सर्विस मार्केटिंग लगेगी। नेक्स्ट इज पर्सन मार्केटिंग, क्या इंसान भी बिकता है, तो आप जितने भी स्टेज शोज देखते हैं, डांस के, म्यूजिकल शोज, वहां पे क्या होता है, बोलते हैं ना, मैंने बहुत अच्छा गाना गाया, प्लीज मुझे वोट करने के लिए 566677 पे मैसेज कीजिए। तो पर्सन अपने आप को मार्केटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, क्या, एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड पर्टिकुलर, खुद के, टुवर्ड पर्टिकुलर पर्सन। तो अगर कोई अपनी मार्केटिंग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पर्सन मार्केटिंग। तो होता है ना, नेता वेता लोग ऐसी मार्केटिंग करते हैं, जी हम लास्ट टाइम इसलिए काम नहीं कर पाए बिकॉज केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, इस बार हमें वोट दीजिए, केंद्र में भी जिताइए, सो दैट हम आपका काम करके देंगे। तो पर्सन अपनी मार्केटिंग कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, आपका एटीट्यूड बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, कि आपको लग रहा होगा मैंने काम नहीं किया, वो केंद्र में सरकार नहीं थी ना, इसलिए काम नहीं कर पाए, इस बार केंद्र में सरकार हो जाएगी, हम आपका काम करवा देंगे। तो आपको लग रहा है नहीं वोट करना चाहिए, लेकिन वो आपका मन चेंज करने के लिए आया, कि आपको लग रहा है मैंने नहीं किया बट करूंगा, एक बार हमें वहां भी जिता दो ना। तो वो आपका चेंज कर रहा है, एटीट्यूड चेंज कर रहा है, बिहेवियर। ऐसे ही सेम बातें ऑर्गेनाइजेशन को भी लगती है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन की इमेज खराब हो जाती है किसी भी गलत चीज की वजह से, तो ऑर्गेनाइजेशन भी उस केस में क्रिएट करती है, मेंटेन करती है, चेंज करती है एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस, कि आपको लगता है हम खराब हैं, बट ऐसा है नहीं, लोगों ने बेफालतू में गलत छवि बना रखी है, हमारी कोका कोला में कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के एडवर्टीजमेंट की जब मार्केटिंग होती है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग कहते हैं। ऐसी कई बार प्लेस की मार्केटिंग भी होती है, अरे आइए तो सही जरा मध्य प्रदेश में घूमने के लिए, ये है वो है, इतना कुछ है घूमने के लिए, तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एटीट्यूड एंड बिहेवियर टू एट अ पर्टिकुलर प्लेस। आपको लगता होगा मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है, बट मध्य प्रदेश में घूमने के लिए बहुत कुछ है। नेक्स्ट इज एनलाइटेड मार्केटिंग, व्हाट इज एनलाइटेड मार्केटिंग, जहां पे हम अपनी 5 चीजों को बेचने की कोशिश करते हैं। 5 प्रिंसिपल्स क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, इनोवेटिव मार्केटिंग, वैल्यू मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल मार्केटिंग, जहां पे हम अपने हर प्रोडक्ट की अलग अलग मार्केटिंग करते हैं, यानी लक्स की अलग मार्केटिंग होगी, रेक्सोना की अलग मार्केटिंग होगी, डव की अलग मार्केटिंग होगी, और लाइफ बॉय की अलग मार्केटिंग होगी। जब एक कंपनी अपने अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग मार्केटिंग करती है तो इसे बोलते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। नेक्स्ट इज सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब है कि हमारे पास कस्टमर है ही नहीं, और कस्टमर बनाने के लिए हमें मार्केटिंग करनी पड़ रही है। हम कह रहे हैं भाई दिन भर मूवी हॉल खाली है, दिन भर थर्सडे को कोई मूवी देखने ही नहीं आता, तो हमने अनाउंस कर दिया थर्सडे को अगर आप मूवी देखने आएंगे तो मूवी की टिकट पे आपको मिलेगा 60% ऑफ प्लस पॉपकॉर्न फ्री। जब आप ये स्ट्रेटेजी लॉन्च करेंगे तो कुछ कस्टमर तो बढ़ेंगे ना सस्ते के चक्कर में, तो आपका थर्सडे को जो मूवी हॉल खाली होता था वो अब भरने लगा, लोग टिकट परचेज करने लगे। तो ऐसा करके आपने जो सेल थी नहीं वो सेल बना दी। इस टाइप की मार्केटिंग को बोलते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, इसको फोकस्ड मार्केटिंग भी बोलते हैं, यानी कि हम हर टाइप के कस्टमर के लिए सामान नहीं बना रहे, हम एक पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर के लिए सामान बना रहे हैं और हम वहीं पे मार्केटिंग करेंगे, हम हर जगह मार्केटिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग में क्या है, यहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हमें बंद करना है, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, तो वहां पे हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेस टू फेस बैच भर गया, बच्चे कह रहे हैं हमें अभी पढ़ना है, अब यार यहाँ बच्चे अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, बेटा आप पेन ड्राइव पढ़ लो ना, आप गूगल ड्राइव पे पढ़ लो, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव तो फेस टू फेस बैच से सस्ती है। तो हम फेस टू फेस बैच के बच्चे को डी मार्केट करके कहां शिफ्ट कर रहे हैं, गूगल ड्राइव क्लास पे, पेन ड्राइव क्लास पे, तो इसे बोलते हैं डी मार्केटिंग। तो डी मार्केटिंग का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग जगह पे कस्टमर बहुत ज्यादा है और हम उसे यहां से हटा के शिफ्ट करके अपने उसको उस कस्टमर को कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर ये पेन ड्राइव वाला एग्जांपल समझ नहीं आया तो प्लीज ऐसे समझना कि किसी मूवी हॉल के सामने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मूवी हॉल की टिकट तो फिक्स है ना कि वहां 400 लोग बैठ सकते हैं, 400 लोग बैठ गए, अब बाकी के जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, यार मूवी तो आज ही देखनी है और यहाँ तो मूवी हॉल बिजी हो गया, चल हम किसी और मूवी हॉल में चलते हैं। तो ये मूवी हॉल अच्छा खासा पैसा कमा सकता था, लेकिन इसका कस्टमर कहीं और चला गया। तो ये उन कस्टमरों से क्या कह रहा है जिसको बेच नहीं पाए, आप ऐसा कीजिए मंडे से वेंसडे में आ जाइए सर, सस्ता पड़ेगा आपको टिकट, ठीक है, सस्ता पड़ेगा आपको टिकट।
तो उसने क्या किया, जो सैटरडे संडे फ्राइडे वाला कस्टमर था उसको मंडे ट्यूसडे वेंसडे बुलाने की कोशिश की, सो दैट यहाँ का कस्टमर हम वहां पे एकोमोडेट कर सके, जो यहाँ कस्टमर हमारा टिकट नहीं खरीद पाया वो वहां आके हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। तो डी हमने यहाँ पे डी किया सो दैट वहां पे वो कस्टमर आके सेटिस्फाई हो जाए। तो इस टाइप की बिजनेस को हम डी मार्केटिंग कहते हैं। सर डी मार्केटिंग और सिंको मार्केटिंग में अंतर क्या है? बहुत ही माइनस अंतर है, प्लीज समझने की कोशिश करना। सिंको मार्केटिंग में कह रहे हैं थर्सडे को कस्टमर है ही नहीं, थर्सडे को कस्टमर है ही नहीं, तू आ जाना सस्ते में बेच दूंगा। एंड डी मार्केटिंग में हम कह रहे हैं कस्टमर बहुत ज्यादा है, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता कि आप गूगल ड्राइव पढ़ लें, ऐसा नहीं हो सकता आप पेन ड्राइव पढ़ लें। तो वहां पे हम डी कर रहे हैं मार्केटिंग को। आई बात समझ? नहीं आई तो पूछ लेना, ये मेरा फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट आया, इस टॉपिक में इशू है, प्लीज मुझे बता दो। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक चलना चाहिए, मैं फिर भी बहुत डिटेलिंग में जा रहा हूँ, बट एक क्विक फास्ट रिवीजन है, मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सब पता है, मैं तो बस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखो ये भी था कोर्स में, ये भी था कोर्स में, ये भी था कोर्स में। नेक्स्ट अगला पॉइंट, मार्केटिंग खत्म। तो मार्केटिंग के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फाइनेंस, और फाइनेंस के ऊपर बेसिकली आईसीआई ने कुछ 3-4 क्वेश्चन डेवलप कर रखे हैं, यानी अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। जब हम फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं तो कौन कौन सी चीजें डिसाइड करता है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजर? वो डिसाइड करता है कि शॉर्ट टर्म डेट उठाएं, लॉन्ग टर्म उठाएं, इक्विटी से उठाएं या प्रेफरेंस से उठाएं, लीज पे लें या बाय करें, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल को कितना टाइम देना चाहिए, कितना परसेंट डिस्काउंट दें, कितना परसेंट जल्दी पैसा आने के लिए, एंड हम कैश कितना अपने पास सकें। ये सब डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल लोग लेते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि कंपनी का पैसा कैसे उठाया जाए। तो ऐसे अब तक इस पे जो मेजरली 2 क्वेश्चन पूछते आए, उसमें से पहला क्वेश्चन पूछता है किसी भी कंपनी को अगर सक्सेसफुली किसी भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है या कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो बिना फाइनेंस के पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज आप हमें बताइए कंपनी फाइनेंस कैसे कैसे उठा सकती है? तो सिंपल सा पैराग्राफ है, आप इसे ना भी पढ़ो तो भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं कि पैसा उठाने के तरीके से 2 होते हैं, एक इक्विटी होता है, एक डेट होता है। इक्विटी से पैसा उठाएंगे तो दिक्कत ये है कि जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर है, इक्विटी से पैसा एक्स्ट्रा उठाएंगे तो हमारा जो लिक्विडिटी है वो थोड़ा लिक्विड हो जाएगा। अगर 10 शेयर होल्डर थे तो कंपनी 10 शेयर होल्डर के इर्द गिर्द घूमती थी, अगर 20 हो जाएंगे तो 10 शेयर होल्डर की औकात अब घट के थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज 10 शेयर होल्डर और आ गए। तो इक्विटी में ये इशू है कि कंट्रोल थोड़ा लूज हो जाता है सर, लेकिन डेट में ये फायदा है सर कि हर महीने फिक्स खर्चा देना है, लेकिन हमारी कंपनी के कंट्रोल में कोई फर्क नहीं पड़ा, कंट्रोल आज भी हमारे हाथ में। लेकिन डेट से नुकसान ये है कि हमें हर महीने एक फिक्स खर्चा देना पड़ेगा। डेट से ये फायदा भी है कि सर जो हम खर्चा देंगे उस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इक्विटी में जो हम डिविडेंड बांटेंगे उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट इक्विटी में फायदा है कि फिक्स खर्चा हर महीने देना नहीं पड़ेगा। ये क्या कह दिया आपने? रिवाइंड करो, दोबारा पीछे सुन लो, रिवाइंड करो, फिर से सुन लो, सुन लो। अगर नहीं समझ आया तो इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है कि आपका कंट्रोल जाएगा लेकिन फिक्स्ड खर्चा नहीं है। फायदा है कि फिक्स खर्चा नहीं है, नुकसान है कि कंट्रोल जाएगा। यही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। वो यही सब पूछ रहा है आपसे। वो क्या पूछा है? एक वेब बेस्ड कंपनी है जिसने अभी अभी नया मार्केट प्लेस बुक स्टोर खोला है बिगेस्ट ई स्टोर बुक के नाम से। अब वो कुछ पैसा रेस करना चाहती है, आप बताइए वो पैसा कहाँ से रेस कर सकती है? तो आप उसे यही सब आंसर दोगे कि भाई वर्किंग कैपिटल से उठा लो, भाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर लो, भाई डेट से उठा लो, इक्विटी से उठा लो, प्रेफरेंस स्टॉक से उठा लो, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फंड में इतने सारे चैप्टर्स में टॉपिक पढ़े, कहीं से भी उठा लो। उसके क्या फायदे क्या नुकसान है ये भी बताते चलना कि डेट से फायदा ये है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, डेट से पैसा उठाने से आपको फायदा ये है कि आपका कंपनी में कंट्रोल बना रहेगा, लेकिन नुकसान ये है कि हर महीने फिक्स खर्चा देना पड़ेगा। तो आपको इसके प्रोस एंड कॉन्स बता के बात खत्म करनी है, बट बेसिकली 2 ही बता दें कौन कौन से, एक कैपिटल और दूसरा डेट, यानी डेट और इक्विटी। इसके अलावा आई से दूसरा क्वेश्चन फाइनेंस में ये पूछता रहता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमारी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ डिसाइड करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो आईसीए ने हमें 3 मेथड दे रखे हैं, एफएम में आपने और भी पढ़े होंगे, बट यहाँ पे हमें 3 मेथड पढ़ने। पहला सर नेटवर्थ या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी मेथड, यानी इधर से एसेट उठाओ, इधर से आउटसाइड लायबिलिटी उठाओ, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। या दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो इस तरीके से हमने मार्केट की वैल्यू जानी कि मार्केट की औकात क्या है। सर नेटवर्थ से हमने औकात जानी। दूसरा मार्केट की वैल्यू कैसे जान सकते हैं? सर फ्यूचर बेनिफिट्स, कंपनी फ्यूचर में कितना कमाएगी, कितना कमाएगी, कितना कमाएगी, उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा ही होगा कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। सर क्या लिख रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर जी। तो इससे आपने क्या निकाला?
करंट मार्केट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू 1, फ्यूचर वैल्यू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर जी। समझो ना फॉर्मूला, साफ साफ लिखो सर। लो यार तुम साफ साफ ले लो। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1, 1 प्लस आर की पावर जी, प्लस फ्यूचर वैल्यू 2 साल बाद क्या होगी, 1 प्लस आर की पावर 2। मतलब यहाँ 1 थी, यहाँ 2। फ्यूचर वैल्यू थी 1 प्लस आर की पावर 3 एंड सो ऑन। तो फ्यूचर में क्या क्या कमाओगे उससे बेसिस पे भी हम आज कंपनी की करंट वैल्यू जान सकते हैं। एंड तीसरा मार्केट फैक्टर भी तो है, मार्केट से भी तो जान सकते हैं। एंड मार्केटिंग में 3 तरीके दे रखे हैं। पहला, अगर आपको अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू जाननी है तो आप अपनी जैसी दूसरी कंपनी को देख लो, उसकी जो मार्केट वैल्यू वही आपकी मार्केट वैल्यू होगी, उसमें थोड़ा प्लस माइनस कर लेना, वो जो एक्स्ट्रा दे रही होगी आप नहीं दे दोगे तो उसके हिसाब से प्लस माइनस कर लेना। इसके अलावा सेकंड तरीका क्या है अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू जानने का? सर आपको पी रेशो तो पता ही होगा। सर पी रेशो क्या होता है सर? पी रेशो, तो पी रेशो अपनी कंपनी, कंपैटिटिव कंपनी का पता कर लो। पी रेशो होता है प्राइस अपॉन अर्निंग, ठीक है? तो प्राइस पता ही है आपको, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, और ईपीएस आपको, ईपीएस तो आपको पता ही होगा, ये तो आप अकाउंट से निकाल सकते हो। अर्निंग पर शेयर कितना है, पी रेशो कंपैटिटिव कंपनी का उठा लो, उससे आपको कंपनी का मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। एंड स्टेप नंबर 3, अगर आपको कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर पता है तो उसे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको कंपनी की मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि आपको क्या लगता है आप अपनी कंपनी की वर्थ कैसे जान सकते हो? तो हमने बोला नेटवर्थ सिस्टम से, फ्यूचर बेनिफिट सिस्टम से, एंड मार्केट डिटरमाइंड बिजनेस वर्थ से भी हम जान सकते हैं। तो ये 3 तरीके आईसी ने आपको पढ़ने के लिए दे रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारी थियरी आईसी ने यहाँ पे डाल के दे रखी है। तो आईसी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट नोट के तौर पे कि प्लीज बच्चे बताइए कि जो फंड है उन्हें कैसे यूटिलाइज किया जाए। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, आपको वो लिखना है। आईसी पूछ सकता है कि कंपनी जो बजट्स बनाती है, बजट्स क्यों बनाती है? सब बजट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकें कि हमारा बजट है 10 लाख तो हम खर्चा कंट्रोल कैसे करेंगे। देखो भैया तुम 10 लाख कर चुके हो और खर्चा नहीं, 9 लाख कर चुके हो, बस 1 लाख बचा, कंट्रोल करो कंट्रोल करो। तो बजट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उसको इंप्लीमेंटेशन में यूज कर सकें और इंप्लीमेंटेशन में एज अ कंट्रोल काम कर सकें। तो आईसी अगर चाहेगा तो आपसे यहां से भी कुछ शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि इस बार की आरटीपी में पूछ भी रखा है। ठीक है, चेक कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्या पूछा है? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सेंट्रल एजेंसी इंप्लीमेंटेशन टेक्निक। आज के टाइम में जब भी आप कोई इंप्लीमेंटेशन करने जाओगे तो पहले आपसे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछेंगे। क्या प्रोजेक्शन है आपकी, इसे कैसे इंप्लीमेंट, एक साल बाद क्या आपका सेल होगा, एक साल बाद क्या आपका परचेज, क्या आपका बैलेंस शीट होगी, तो उसको आप पहले से प्रोजेक्ट करके चलते हैं सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल्स को, अपने मिशंस को, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। तो इसके ऊपर कई बार इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपली शॉर्ट नोट है, रट्टा मारना है, याद करके लिख के आना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, चाहो तो अभी पढ़ लो, पढ़ो। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सेंट्रल इंप्लीमेंटेशन टेक्निक बिकॉज ये अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि एग्जामिन कर लो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे वेरियस सेक्शंस, वेरियस अप्रोचेस पे। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू फोरकास्ट द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल various implementation decision. Nearly all financial institutions require a projected financial statement whenever a business seeks capital. जब भी आप किसी से कैपिटल मांगने जाओगे तो वो ऑब्वियस सी बात है आपसे पूछेंगे ना कि आपका प्रोजेक्टेड, शार्क टैंक सबने देखा है आज के टाइम पे, नहीं देखा होगा तो एक दो वीडियो देख लेना। तो शार्क टैंक पे पूछते हैं क्या है आपकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, अब क्या लगता है 5 साल में कितना बेच लोगे आप सामान को? तो कोई भी कंपनी आपके अंदर इन्वेस्ट करेगी तो आपसे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछेगी। अब प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट अलाउ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कंप्यूट कर सकता है अपना फाइनेंशियल रेशियो एंड अंडर वेरियस स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन सिनेरियो में। तो व्हेन कंपेयर्ड अ प्रायर ईयर टू द इंडस्ट्री एवरेज फाइनेंशियल रेशियो, तो आपको एक वैल्यूबल इंसाइट मिल जाएगी कि कंपनी किस दिशा में जा रही है। अगर आप कोई बोलोगे ना कि 5 साल का मेरा ये प्रोजेक्ट है कि 5 साल में मैं अपनी कंपनी को इस लेवल पे जाऊंगा, अच्छा नहीं आप 5 साल में आप बहुत कम ले जा रहे हो, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। 5 साल में इतना कर लोगे पक्का, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। तो कोई भी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के हिसाब से आपकी कंपनी में इन्वेस्ट या इन्वेस्टमेंट ना करने के बारे में डिसीजन लेता है। इसलिए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। अब फाइनेंशियल बजट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट जो डिटेल बताता है कि हाउ फंड्स विल बी ऑब्टेन्ड एंड हाउ फंड्स विल बी स्पेंट इन अ पीरियड ऑफ टाइम। Fundamentally, financial budgeting is a method for specifying what must be done to compete
to complete strategy implementation successfully. Financial budgets is a method for obtaining the most productive and profitable use of an organizational resources. जब आप बजट बनाएंगे तो हमें पहले से पता होगा कि आप इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे, तो हम पहले से एक आइडिया लगा सकते हैं, अच्छा इसके खर्चे सही सही हैं, खर्चे इसने सही से किए हैं, इसका कोई भी खर्चा ऊपर नीचे नहीं है, आप ये आइडिया लगा सकते हो उस फाइनेंशियल बजट, उस प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को देख के. Financial budget can be viewed as a planned allocation of a firm resources based on the forecast for future. आपको पहले से ही पता चल गया कि फ्यूचर में हम इस पे इतना खर्चा, इस पे इतना खर्चा, इस पे इतना खर्चा करेंगे, तो ठीक है. फाइनेंशियल बजट एज अ हेल्पफुल इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी टूल की तरह वर्क करता है. फाइनेंस स्ट्रेटेजी खत्म. इसके बाद थर्ड स्ट्रेटेजी आती है आपकी प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि सामान को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ प्रोडक्शन करवाएंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या होगा, उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कितना सामान बनेगा, उसका लेआउट कैसा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा. जब हम ये सब स्ट्रेटेजी चुन रहे होते हैं, हम कितना वर्टिकल इंटीग्रेशन करेंगे, लोकेशन कहाँ कहाँ बनाएंगे, वर्क सिस्टम कैसा होगा, उसमें मशीनों का कितना यूज होगा, जब हम ये सब डिसीजन ले रहे हैं तो हम प्रोडक्शन सिस्टम की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं. प्रोडक्शन के अंदर ही ICNML लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी पढ़ने को दी है. लॉजिस्टिक का मतलब है सही जगह से सामान उठाओ, सही जगह से सामान ट्रांसपोर्ट हो और सही जगह पे कस्टमर तक सामान पहुंच जाए. इंग्लिश में पढ़े तो मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक यानी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इंटीग्रेट करता है द फ्लो ऑफ सप्लाई इनटू रॉ मटेरियल उठा के सामान कंपनी के अंदर तक लाना, फिर थ्रू एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, एंड आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन उसे अल्टीमेटली शोरूम तक पहुंचा देना, ताकि अचीव कर सके एक लेवल ऑफ सर्विस जो इंश्योर करे कि सही सामान सही क्वांटिटी में, सही प्लेस में, सही टाइम पे, सही क्वालिटी में, सही कॉस्ट में, सही कस्टमर तक पहुंच गया. तो लॉजिस्टिक्स का काम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन से लेना देना होता है. तो सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, वो इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है. लैंग्वेज पढ़ेंगे आपको सब समझ आ जाएगा. सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेफर्स टू लिंक करना किसको, सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर को एंड कस्टमर को. सिंपल भाषा में कहा जाए तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है सामान कहां से खरीदना है, ठीक है, सामान को कहां कन्वर्ट कराना है यानी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, एंड सामान का लॉजिस्टिक्स. तो इस डेफिनेशन में ही समझ आ रहा है कि लॉजिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहता है कि सामान कहां से उठाएंगे, सामान किस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनवाएंगे, एंड सामान किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचाएंगे. तो कस्टमर तक पहुंचाना मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब लॉजिस्टिक्स. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट इन कंपैरिजन टू लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स सोचता है कि सामान कहां से लाना है, सामान कैसे ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, जबकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कस्टमर से शुरू होता है और कस्टमर पे खत्म होता है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इवन स्टेप्स भी होते हैं SM में. पहला स्टेप क्या है सर, वो प्रोडक्ट को डेवलप करेगा, कस्टमर के साथ मिलेगा और पूछेगा कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर बोलेगा ऐसा, ओके ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे हम, ठीक है. उसके बाद वो बोलेगा ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल लगता है, तो दोस्तों ये सब रॉ मटेरियल लेके आना है आपको. प्रोक्योरमेंट करेगा सामान, प्रोक्योरमेंट करने के बाद वैसा वैसा मैन्युफैक्चर करेगा. जैसा अभी डिसाइड किया था कि ऐसा प्रोडक्ट डेवलप होगा, वैसे हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाएंगे. मैन्युफैक्चर हो गया तो चलो सामान को ला दो और सामान को शोरूम्स तक पहुंचाओ. तो फिजिकली हम सामान को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे शोरूम्स तक. उसके बाद जिनमें से जो भी काम हमने ऊपर पढ़ा, इसमें से जो भी काम अगर हमें नहीं आता होगा तो वो काम आउटसोर्स कर देंगे. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये भी कहता है कि जिस काम में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है आप वो काम आउटसोर्स कर दो, किसी और से करवा लो. इसके अलावा फिर हम कस्टमर को सर्विस देंगे, कस्टमर शोरूम में आएगा बोलेगा हाँ जी अच्छा सर ये प्रोडक्ट चाहिए, ओके सर ये प्रोडक्ट ये लीजिए सर, ये आपका प्रोडक्ट रेडी है सर, हम पहले से बना के बैठे हुए हैं. इसके अलावा हम बाद में आपसे फीडबैक भी लेंगे सर, और वो फीडबैक हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा. यानी फिर से हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, फिर से प्रोक्योर करेंगे, फिर से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर से फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर से जो नहीं आता होगा वो आउटसोर्स करेंगे, फिर में कस्टमर को सर्विस देंगे और फिर से कस्टमर से फीडबैक लेंगे. तो ये इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट काम करता ही रहेगा. गिनाओ, पहला स्टेप क्या था, प्रोडक्ट को डेवलप करना है, बन गया. अब ऐसे ही बनेगा तो इसके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, आ गया सामान बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग करना, बन गया शोरूम तक पहुंचाओ, यानी कि फिजिकली सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना है. फिर जो नहीं आता वो आउटसोर्स करो, और जो हो चुका अब उसकी कस्टमर सर्विसेज दो. अब कस्टमर उसमें कोई फीडबैक देगा, अच्छा था बुरा था, अगर बुरा था तो फिर से प्रोडक्ट को चेंज करके फिर से प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे. तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता रहेगा लूप में. नेक्स्ट अगला टॉपिक, अगला जो डिपार्टमेंट हमें पढ़ने को दे रखा है वो दे रखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में हमें अपने आप से कुछ यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्या हमें रिसर्च खुद से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. क्वेश्चन आएगा क्या आप हमें बताइए, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें बाहर से करवा लेनी चाहिए या खुद से करनी चाहिए इंटरनली, बताइए क्या करें. तो आप बोलोगे सर 4 सिचुएशन हो सकती है. अगर टेक्नोलॉजी बहुत ही स्लो मूव कर रही है लेकिन मार्केट भी स्लो ही है सर, तो R&D ना आप घर से कर लो.
बिकॉज कस्टमर भी ज्यादा नहीं है, टेक्नोलॉजी भी जल्दी जल्दी चेंज होती है, तो खुद कर लो ना, कर सकते हो, टाइम है बहुत। लेकिन सर अगर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है और मार्केट स्लो कर रही है, तो आप इधर आपने कुछ चेंज किया, टेक्नोलॉजी बदल गई, फिर आपने कुछ मार्केट में रिसर्च किया, फिर तो भैया करो ही मत, तुम मार्केट रिसर्च करो ही मत यार। यहाँ पे R&D करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? बिकॉज टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो जाती है और कस्टमर भी ज्यादा नहीं है आपका जिसको आप बेच सको। इधर आप मार्केट में कुछ रिसर्च करोगे, टेक्नोलॉजी चेंज, कस्टमर जो है वो बहुत कम है, तो आप ना तो इतना खर्चा कर लिया, उन कस्टमर से पैसा रिकवर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, करो ही मत, रिस्की है। सर अगर टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है लेकिन मार्केट बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है, यानी कस्टमर बहुत ज्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक बार चेंज होती है फिर अगली 5 साल बाद चेंज होती है, तो भाई R&D बाहर से करवा लो, एक्सक्लूसिव बेसिस पे या नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे, यानी आउटसोर्स कर दो कि भाई प्लीज मेरे को इस पे रिसर्च करके बताओ क्या करना चाहिए। और अगर टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, मार्केट भी जल्दी चेंज हो रही है, तो एक टीम को एक्वायर ही कर लो एक R&D को, और उसको अपनी कंपनी के अंदर बैठा लो कि आज से तू मेरे डेली बेसिस पे R&D करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। R&D के अप्रोचेस क्या होती हैं सर? 3 ही अप्रोच हो सकती हैं। हम रिसर्च क्यों करते हैं? सो दैट हम मार्केट में लीडर बन सके, हमेशा जो भी यूनिकनेस लाएंगे हम ही लाएंगे। इसके अलावा हम रिसर्च करते हैं ताकि हम मार्केट में लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन सके, यानी मेहनत करते हैं ये सोचने के लिए कि कैसे कैसे इसकी कॉस्ट और कम की जाए, इसके लिए रिसर्च होता है। एंड थर्ड रिसर्च होता है कि मार्केट में आप कुछ नया लाए, एक हफ्ते में हम भी नया ले आएंगे, यानी जो चीज मार्केट में है इसी को कैसे बनाए, इसी को कैसे इमिटेट करें, इसी की कैसी कॉपी बनाए, लोग इसके लिए रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने की 3 अप्रोच हो सकती है कि मार्केट में मार्केट लीडर कैसे बनाए, दूसरा मार्केट में कॉस्ट कैसे कम करें, एंड थर्ड मार्केट में जो भी है हम भी वो कैसे बना के दें, यानी इमिटेट कैसे करें। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो आपका HR है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। तो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी में हम एम्प्लॉय रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बनता है कि HR जो डिसीजन लेता है, तो HR जो भी कोई डिसीजन लेगा उसमें क्या क्या कंसर्न होंगे, क्या क्या इश्यूज रहेंगे। सर पहला इशू तो ये रहता है कि सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर बन गया कंपनी के अंदर तो वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकता है। HR जो भी स्ट्रेटेजी ले आए लेकिन वो कंपनी में इंप्लीमेंट नहीं होगी अगर कंपनी का पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा। इसके अलावा कंपनी जो HR ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें इंडिविजुअल की अलग ही सोच है और जो कंपनी की सोच है वो अलग है, तो HR का काम ही है कि जो कंपनी की सोच है उसे एम्प्लॉय की सोच बना दो। यानी मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे पास पैसा आना चाहिए, IGP का धंधा चले ना चले, तो ऐसा करने से क्या मैं और IGP एक सोच रहे हैं? मैं सिर्फ अपना सोच रहा हूं। लेकिन अगर मैं अपने मार्केटिंग प्रमोशन में बोलूं कि हर्ष गुप्ता से इतना अच्छा पढ़ाते हैं, विजेंद्र से इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आशीष सर को आप जानते ही हो, रोहित से इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो अगर मैं IGP की पार्ट हूं, IGP का एक डिवीजन हूं, IGP एक यूनिट हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बाकी से फैकल्टी की प्रमोशन करूं और बाकी से फैकल्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरी प्रमोशन करें। अगर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे इंस्टीट्यूट ग्रो करेगा। मैं सिर्फ अपना अपना ख्याल रखूंगा तो इंस्टीट्यूट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि एज HR आपको ये सोचना है कि जो इंडिविजुअल सोच है एम्प्लॉय की वो कंपनी की सोच बन जाए, और जो कंपनी की सोच है वही इंडिविजुअल की सोच बन जाए, यानी दोनों का काम एक हो। ये बात हम मिशन में पढ़ चुके हैं। मिशन बनाने का मकसद ये होता है कि कंपनी की सोच एम्प्लॉय की सोच बन जाए। इसके अलावा कई बार हम कभी कभी कोई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिलता टॉप मैनेजमेंट से, और अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। HR यानी HR ने बोला कि आज से ये स्ट्रेटेजी रहेगी, कोई एम्प्लॉय को हरेस नहीं करेगा, लेकिन जब एम्प्लॉय हरेसमेंट की इंफॉर्मेशन ऊपर गई तो टॉप मैनेजमेंट ने कोई अच्छा डिसीजन ही नहीं दिया, तो इस वजह से जो आपने पॉलिसी लॉन्च की ये पॉलिसी किसी काम की रह नहीं जाएगी, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो HR किसी भी स्ट्रेटेजी को इन 3 वजहों से ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। ये कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं जिसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक जो HR पॉलिसी है, HR स्ट्रेटेजी जो है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी जो है, वो एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी पे कहां कहां फर्क डालती है, यानी एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी को बेहतर भी कर सकती है और वीक भी कर सकती है, खराब भी कर सकती है। कहां कहां? पहला है रिक्रूटमेंट के टाइम पे, अगर आपने सही जगह पे सही एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है तो उस एम्प्लॉय के अंदर कॉम्पिटेंसी, स्किल, मोटिवेशन, एंथुसियाज्म बढ़ जाएगा। और अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को ले लिया तो जो अच्छा एम्प्लॉय होगा बोलेगा यार कोई इज्जत नहीं यार अच्छे काम की, किसी को भी ले लेते हैं, तो उसका मोरल डाउन हो जाएगा। तो एक HR, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक एम्प्लॉय को मोटिवेट या डीमोटिवेट कर सकती है, उसकी कॉम्पिटेंसी को अच्छा या बेकार कर सकती है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के टाइम पे। दूसरा, ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आप किसी एम्प्लॉय को सही ट्रेनिंग देते दोगे तो उसकी कॉम्पिटेंसी अच्छी 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 होती जाएगी, और ट्रेनिंग नहीं दोगे बेकार 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 होती चली जाएगी। ऐसे ही अगर आपने उसकी परफॉर्मेंस को जज नहीं किया, आपने उसकी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं किया, अप्रेज नहीं किया, अरे तुम तो बेकार काम कर रहे हो, ट्रेनिंग दिलवाओ, ट्रेनिंग दिलवाओ, ट्रेनिंग दिलेगा अच्छा हो जाएगा, अरे तुम तो बेकार काम कर रहे हो,
तो कोई नहीं, करते रहो। अप्रेजल नहीं किया आपने, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर ही नहीं किया, मेजर ही नहीं करोगे तो ट्रेनिंग की जरूरत है नहीं जरूरत है कैसे पता चलेगा? तो अगर उसकी अप्रेजल नहीं हुई, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं किया, तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी कॉम्पिटेंसी नीचे जा सकती है। और टाइम टाइम पे आपने उसको अप्रेज किया, चेक किया, तो वो ऊपर भी जा सकता है, उसकी कॉम्पिटेंसी अप भी हो सकती है। एंड लास्ट इज कंपनसेशन। सर कम सैलरी दोगे तो एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी नीचे जाएगी, सही पैसा मिल रहा है, जो मेहनत करता है उसको उसको पैसा मिल रहा है, तो कॉम्पिटेंसी ऊपर भी जाएगी। तो सर आपको पता होना चाहिए कि एक एचआर एक एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी की कहां कहां अफेक्ट कर सकता है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे, अप्रेजल और परफॉर्मेंस के टाइम पे, और कंपनसेशन के टाइम पे। यहाँ पे ऐसे तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि एक एचआर एक स्ट्रेटेजिक रोल में कैसे कैसे अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है, यानी एक एचआर एज अ स्ट्रेटेजिस्ट क्या क्या कर सकता है। तो हम पहला काम कह रहे हैं कि प्रोवाइड करेगा पर्पसफुल डायरेक्शन, यानी एचआर का काम है कि जो कंपनी की स्ट्रेटेजी है वो एम्प्लॉय की स्ट्रेटेजी बन जाए, जो कंपनी का मिशन है वो एम्प्लॉय का मिशन बन जाए, यानी ये इंश्योर करे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी इंटरनलाइज, महसूस कर लिया है किसने, ईच इंडिविजुअल ने, अब उनकी भी वही सोच है जो कंपनी की सोच है। ये काम करना हो सकता है एक एचआर का। दूसरा, बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, कंपनी के अंदर एक यूनिकनेस होनी चाहिए, और वो यूनिकनेस डेवलप करने का काम किसका है, एचआर का। इसके अलावा कंपनी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होना चाहिए, यानी कॉस्ट लीडरशिप हो, डिफरेंशिएशन ऑफ फोकस हो, और वो तभी होगा जब एचआर एम्प्लॉय भी ये सोचेंगे कि हाँ हमें कंपनी की कॉस्ट कम करनी है, हाँ हमें कुछ यूनिक बनाना है। तो वो यूनिकनेस क्रिएट करवाने के लिए, वो कॉस्ट लीडरशिप अचीव करवाने के लिए आपको आपको बेहतर लेवल पे एचआर अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा लोगों को चेंज करवाना है। पहले हम मैनुअल बिजनेस में थे, अब हमारा बिजनेस ऑटोमेटेड हो रहा है, क्या कंपनी के एम्प्लॉय रेसिस्ट करेंगे? क्या वो बोलेंगे नहीं 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 इस ऑटोमेशन बिजनेस को नहीं आने देंगे? अरे ऑटोमेशन बिजनेस से तुम्हारी जॉब नहीं जा रही, तुम्हारा काम और इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। जब तक आप ये एम्प्लॉय को समझा नहीं पाओगे, तब तक आपका एम्प्लॉय आपकी स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं करेगा। तो लोगों को चेंज करने के लिए उनको सहायता देना, उनको फैसिलिटेट करना, ये भी एक काम हो सकता है किसका, एक एचआर का। एचआर को नेक्स्ट काम मिल सकता है कि मैनेज करो वर्कफोर्स डायवर्सिटी को, यानी एक कंपनी के अंदर एक टाइप का एम्प्लॉय है, मल्टीपल टाइप के एम्प्लॉय है। सर बेस्ड ऑन जेंडर मेल और फीमेल है, बेस्ड ऑन एज सीनियर सिटीजन, नॉर्मल एम्प्लॉय और फ्रेशर हैं, ये सब हैं। सब बेस्ड ऑन एजुकेशन अलग अलग टाइप के। तो हर टाइप के एम्प्लॉय को मैनेज करना, किसको क्या जॉब देनी चाहिए जिसकी वजह से उसके बीच कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो। अगर एक बंदा किसी पर्टिकुलर रीजन में काम करके खुश है, तो आप उसका प्लीज रीजन चेंज मत करो। अगर एक बंदा मुंबई में काम में खुश है और आप बोलो कि नहीं तेरा तो हम ट्रांसफर करेंगे बिहार में, और वो बंदा बिहार के एटमॉस्फेयर के साथ सूट नहीं कर पा रहा, ठीक है, या बिहार के बंदे से कह रहे हैं कि भाई तेरा ट्रांसफर हम मध्य प्रदेश में करेंगे, और मध्य प्रदेश में सूट नहीं कर पा रहा, उसकी भाषा शैली, उसके शब्दकोश वहां के एनवायरमेंट का सूट नहीं कर रहे, तो भैया इससे बेहतर है कि बिहार वाले बंदे को बिहार में जॉब करवा लो, मुंबई वाले बंदे को मुंबई में जॉब करो। यानी आपके पास हर टाइप के लोग हैं, उन हर टाइप के लोग को कैसे मैनेज करोगे, ये एक एचआर का काम है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि एक 60 साल वाला बंदा है, एक 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 19 साल वाला बंदा है, एक 20 साल वाला बंदा है, एक 44 ईयर, कंपनी में अलग अलग टाइप के एम्प्लॉय हैं। किससे क्या काम निकलवाना चाहिए जिससे उस इंसान को दूसरे इंसान की जॉब से इशू ना हो, ठीक है। जो कौन कितना पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से उसको जॉब बांटना, इसी को बोलते हैं मैनेज करना वर्कफोर्स डायवर्सिटी को। तो वर्कफोर्स डायवर्सिटी का मतलब क्या है, ये ऑब्जर्व करना कि कंपनी में कई टाइप के लोग होते हैं, मेल और फीमेल, यंग एंड ओल्ड, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, स्किल्ड अनस्किल्ड। तो उनको कैसी जॉब दें कि वो लोग मैनेज रहे, वो लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाए, उन्हें ऐसा भी ना लगे कि मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल तरीके से काम करे। इसके अलावा एम्पावर करना है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो जो इंसान अच्छा काम कर रहा है उसे और पावर डेलीगेट करो सो दैट वो और अच्छा काम करे, ये काम भी एचआर का है। इसके अलावा कंपनी के अंदर वर्क एथिक्स और कल्चर डेवलप करने का काम भी एचआर का है। तो एचआर को ये सब रोल्स मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा अगर ऐसे आपसे बोले कि प्लीज मुझे एचआर के कुछ रोल्स बता दो, कुछ स्ट्रेटेजिक रोल्स बता दो, बड़ा इजी, कोई से भी लिख दो। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ऐसे कुछ ऐसा सा क्वेश्चन बनाए। कैसा सा क्वेश्चन सर? ऐसा सा कि बीइंग अ स्ट्रेटेजिक, बीइंग एज अ एचआर आपको क्या क्या रोल मिल सकते हैं, ये प्लीज ब्रीफली इन्हीं को बता दो। अब आप याद करके थे हेडिंग, ये सोच के कि अंदर का खुद से बना के लिख दूंगा, बड़ा ऐसे कह रहा नहीं नहीं नहीं, हेडिंग तो मैं ही दे रहा हूं, अंदर का तू बना अंदर का क्या लिखना है। तो ऐसे ना आजकल एसएम में थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है, वहां पे ना वो आपसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पूछ रहा है, वो रट्टाफिकेशन नॉलेज पूछ ही नहीं रहा, ऐसे स्मार्ट हो गया है। कुछ साल पहले उसका क्या था कि अगर जो आप ये रिवीजन वीडियो देख रहे हो, अगर एग्जाम से पहले आप ये रिवीजन वीडियो देख के चले गए तो बच्चा पास हो जाता था। बट आजकल ऐसे ना थोड़ा
ऐसे कहता है सिर्फ वीडियो को रट्टा मारने से, जो टीचर ने बोला रट्टा मार लिया रट्टा मार लिया रट्टा मार लिया रट्टा मार लिया, ऐसा करने से काम नहीं होगा। एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, एक क्वेश्चन दिखाई देता हूं आपको, चैप्टर 5 से उठाते हैं, बिकॉज मुझे आरटीपी पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे ना रट्टाफिकेशन में नहीं जा रहा। ऐसे कह रहा है भाई ओपन बुक एग्जाम कर लो बेशक, अब तुम बुक लेके भी बैठ जाओ, जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक तुम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाओगे। तो आपने चैप्टर नंबर 5 में एक टॉपिक पढ़ा था, बस टॉपिक उठा रहा हूँ, आरटीपी से रिलेटेड कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर आप पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ रहे हो, तो अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो तो भी यही कंटेंट होगा, अगर आप किसी और फैकल्टी की बुक से पढ़ रहे हो तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना कंटेंट ऐसे बेस्ड बनाया होगा। तो अगर आप पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ते हो तो बताओ आप इसमें क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ा होगा आपने, प्लीज मुझे बताओ। आपने पढ़ा होगा ये 5 फोर्सेस कहां कहां से आती हैं। सर राइवलरी से आती हैं, न्यू एंट्रेंट से आती हैं, सब्स्टिट्यूट से आती हैं, बार्गेनिंग पावर सप्लायर है, बार्गेनिंग पावर बायर है। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा होगा कि अगर हम माइकल पोर्टर मॉडल को समझते हैं, 5 फोर्सेस को समझते हैं, तो उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप है हम ये समझते हैं कि फोर्सेस कहां कहां से आ रही है। दूसरा स्टेप है हम ये समझते हैं कि फोर्सेस जो आ रही हैं वो कैसी हैं, उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग है, फियर्स है, मॉडरेट है, टीनेबल है, वीक है, कैसी है। एंड थर्ड हमें डिटरमाइन करते हैं कि वो सारी की सारी फोर्सेस मिलके क्या कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट दे रही है, क्या प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट दे रही है, क्या उन सब कॉम्पिटिटिव प्रेशर से मेरे को कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, पड़ रहा है तो कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये स्टेप्स थे। तीसरा क्वेश्चन आप क्या पढ़ते हो, फिर तीसरा क्वेश्चन हमने यही पढ़ा होगा कि न्यू एंट्रेंट से थ्रेट आ सकता है, एंड न्यू एंट्रेंट से जो थ्रेट आता है उसमें क्या कॉमन बैरियर है, यानी मार्केट में जो नया खिलाड़ी कूदना चाह रहा है वो नहीं कूद पाएगा। क्यों नहीं कूद पाएगा? बिकॉज कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, बिकॉज सस्ता नहीं बेच पाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा होगा, बिकॉज स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है, यहाँ के कस्टमर्स के प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज उसके पास ब्रांड आइडेंटिटी नहीं है, नया नया है, कैसे कूद लेगा, बिकॉज उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज हम भी तो रिटेलिएट करेंगे, अगर वो वीडियो डालेगा यूट्यूब पे एक प्रमोशन के लिए तो हम भी तो छेड़ डालेंगे। तो मार्केट में जब हमें पहले से लोग जानते हैं तो मार्केट में नया खिलाड़ी टिक ही नहीं पाएगा। ये पढ़ा होगा आपने, यही पढ़ा होगा। ऐसे अलग ही लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहा है, पढ़ाऊं? पढ़ो, क्वेश्चन देखते हैं, उसे आइडिया लगाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। पढ़े क्वेश्चन 16 पढ़ो मेरे साथ। अ स्टार्टअप कंपनी इज थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग अ लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर इन द मार्केट। एक नई स्टार्टअप कंपनी है, वो ये सोचे कि मैं डिटर्जेंट बना के बेचूंगी, लेकिन डिटर्जेंट बनाने वाली कितनी कंपनी है? ऑलरेडी बहुत सही कंपनी है, ऑलरेडी बहुत सही कंपनी है, लिखा भी है द मार्केट ऑफ द सेड प्रोडक्ट, यानी डिटर्जेंट प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो इज ऑलरेडी डोमिनेटेड बाय बिग एफएमसीजी प्लेयर। सर सर्फ एक्सेल मिलता है, सर रिन सुप्रीम पाउडर मिलता है, सर 555 मिलता है, घड़ी डिटर्जेंट मिलता है, टाइड मिलता है, एरियल मिलता है। तुम क्या कर लोगे प्रोडक्ट बेच के? तुम भी डिटर्जेंट पाउडर बेच, ऑलरेडी बहुत लोग बेच रहे हैं यार, कैसे बिकोगे तुम? अभी तक सिर्फ इतनी सी बात बोली, आगे ये कहता है यू आर एडवाइज्ड टू पुट फॉरवर्ड योर सजेशन। आप हमें प्लीज कुछ एडवाइस दीजिए, कुछ सजेशन दीजिए कि कैसे कंपनी की मैनेजमेंट को ये कि कैसे कंपनी डील करे एंट्री बैरियर से। अब आपने जो बुक पढ़ी थी उसमें क्या थे? एंट्री बैरियर थे। तो आपने एग्जाम में क्या पढ़े? ये पॉइंट पढ़े, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6। आप ये रट्टा मार के भी चले गए, कुछ बच्चे होते हैं तो रट्टा भी मार लेते हैं, आप रट्टा मार के चले गए। और ऐसे क्या कह रहे हैं, क्या मुझे एंट्री बैरियर्स बताओ? नहीं, वो कह रहे हैं आप ये बताओ कि जो प्रॉब्लम है एंट्री बैरियर की उससे कैसे डील किया जाए। एंट्री के बैरियर्स नहीं पूछ रहे कि नई कंपनी क्यों नहीं आ पाएगी, ये तो हमने पढ़ लिया। वो पूछ रहे नई कंपनी जो आना चाहती है और हमें पता है बैरियर ये है, बैरियर ये है, बैरियर ये है, इससे कैसे निपटे। बैरियर का अपोजिट पूछ लिया। और चेक करना अपना स्टडी मटेरियल, चेक करना अपनी बुक, आपकी बुक में इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, यानी ऐसे स्टडी मेट के बियॉन्ड पूछ रहे हैं। अब एक बच्चा जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखता होगा उसका आंसर देखना, उसका आंसर क्या होगा? हाँ, डिटर्जेंट पाउडर को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत से कॉमन बैरियर हैं जिसकी वजह से वो मार्केट में टिक नहीं पाएगी, लेकिन मैं कुछ सजेशंस देता हूं कि वो न्यू एंट्रेंट कंपनी भी टिक पाएगी। पहला इशू होता है कि उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं नई कंपनी तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कैपिटल ऐसी जगह से उठाएं जहां से उठाना बड़ा आसान हो।
आप तो स्टार्टअप हो ना, तो प्लीज चेक कर लो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या स्टार्टअप कंपनियों को कोई पैसा दे रही है, और अगर वो दे रही होगी तो बहुत ही कम ब्याज दरों पे आपको कैपिटल दे रही होगी, बहुत कम ब्याज दरों पे आपको लोन दे रही होगी, वहां से उठा लो। इशू क्या था, कैपिटल नहीं मिलेगी, और हम क्या कह रहे हैं, अरे तुम तो स्टार्टअप कंपनी हो, चेक करो, क्या पता मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्टार्टअप कंपनी के लिए कोई पॉलिसी लॉन्च कर रखी हो कि आप स्टार्टअप कंपनी हो आपको लोन बड़ा सस्ता मिल जाएगा, स्टार्टअप कंपनी हो आपको कैपिटल बड़ी सस्ती मिल जाएगी, तो उठाओ ना वहां से कैपिटल। तो पहला इशू हमने खत्म कर दिया। दूसरा इशू, सस्ता नहीं बना पाओगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, हम कोशिश करेंगे कम से कम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट करने की, हम कोशिश करेंगे ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस करने की, आप कोशिश करो ओवरहेड कॉस्ट घटाने की, मार्केटिंग कॉस्ट घटाने की। अब बताओ सस्ता बन रहा है, अब सस्ता बन रहा है तो बना दो। सर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सर अब स्विच कॉस्ट, तो हम ऐसे कस्टमर ढूंढेंगे जो स्विच होना चाहते हैं, हम ऐसे कस्टमर को सामान बेचेंगे नहीं जो स्विच नहीं होना चाहते। हम तो वो कस्टमर, भाई तू टाइट से खुश है, भाई तू सर्फ एक्सेल से खुश है, भाई तू घड़ी नहीं खुश ना, मैं लाया हूं प्रोडक्ट, तू मेरे पे स्विच कर, तू मेरा प्रोडक्ट यूज करके तो देख। तो हम ऐसे कस्टमर ढूंढेंगे जो स्विच करने के लिए तैयार है, हम उनको बेचेंगे ही नहीं जो स्विच करने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट, हम ब्रांड आइडेंटिटी बना नहीं सकते, ये बैरियर था, क्यों नहीं बना सकते, हम छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाएंगे, हम खुद से प्रमोशन कर लेंगे, हम शाहरुख खान को अफोर्ड नहीं कर सकते, समझ सकते हैं, बट कोई नया मूवी एमर्जिंग आर्टिस्ट को रख लेंगे अपने एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टीजमेंट इतना क्रिएटिव बनाएंगे कि हमारी ब्रांड आइडेंटिटी हो, मीम लॉन्च करेंगे अपने प्रोडक्ट के, सो दैट हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। सर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं मिलेगा, इंटरनेट के जमाने में किसको चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, खुद ही यूट्यूब पे वीडियो बना बना के सब्सक्राइबर बना बना के अपना प्रोडक्ट बेच देंगे, हमें नहीं चाहिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सर और क्या, बस यही सब पॉइंट है। तो आईसीए ने जो पॉइंट आपको याद करने के लिए पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल में दिए, और जो क्वेश्चन आया वो जस्ट उसका उल्टा था। तो यहाँ वो बच्चा पास होगा जिसने कॉन्सेप्ट समझा है, और जिसने कॉन्सेप्ट समझा उसे कुछ उससे समझ आ गया कि जो एंट्री बैरियर थे उसके अपोजिट उसके अपोजिट उसके अपोजिट लिखते जाना है, आंसर बन जाएगा। और जो बच्चा रट्टा मार के जा रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, रट्टा मार के गया, वो फेल, उससे क्वेश्चन होने ही नहीं वाला ऑनेस्टली। अब पढ़ो क्वेश्चन, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन एक्ट एज अ एंट्री बैरियर, आपने यही पढ़े हैं बैरियर, बहुत सारे फैक्टर हैं जो एंट्री बैरियर की तरह बिहेव करते हैं, बट बट एज अ एफएमसीजी कंपनी भी है, बहुत सारे लोग भी हैं, तो आप प्लीज कुछ सजेशन दीजिए, हम सजेशन दे रहे हैं कि कंपनी इज वर्किंग ऑन प्रोड्यूसिंग लो कॉस्ट डिटर्जेंट, ठीक है, तो कीपिंग अदर एक्सपेंसेस आल्सो लोअर साइड ऑफ मैनेजमेंट कैन क्रिएट प्राइस एडवांटेज, सस्ता करके आप प्राइस एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक ही प्रोडक्ट बनाओ, बाकी कंपनियां क्या कर रही होंगी, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही होंगी, तो आप फोकस्ड हो जाओ और सिर्फ फोकस कस्टमर को पकड़ो। इसके अलावा स्टार्टअप कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, तो प्लीज कोशिश करो स्टार्टअप कंपनी आइडेंटिफाई करे सोर्स ऑफ कैपिटल कहां से उठाई जा सकती है, ठीक है, स्टार्टअप कंपनी आइडेंटिफाई करे कौन सा कस्टमर सेगमेंट है जो स्विच होने के लिए तैयार है। अब ये जो आंसर इसकी लैंग्वेज में है, ये वर्ड टू वर्ड आपके स्टडी मटेरियल में है ही नहीं, आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे अगर कॉन्सेप्चुअली कोई नॉलेज नहीं है। तो प्लीज एक बार आरडीबी को गो थ्रू कर लेना, बिकॉज हम आरडीबी का डिटेल वर्जन नहीं पढ़ेंगे, हम बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन अब आई से डिट्टो डायरेक्ट नहीं पूछता, अगर आपके हाथ में स्टडी मटेरियल भी होगा ना तो भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं, ये आंसर आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लिखना है। चलो चैप्टर नंबर 6 हो गया था हमारा। चैप्टर 7 का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर हम क्लास में डील कर लेते हैं, तो हम क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ स्ट्रक्चर में आपको हर स्ट्रक्चर में एक चीज याद करनी है। चैप्टर 7 पे आ गए, चैप्टर 7 का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड मेजॉरिटी पार्ट के बाद उसका छोटा सा पार्ट कवर अप करता है इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम लीडरशिप वगैरह पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7। तो यहाँ पे मेजॉरिटी स्ट्रक्चर्स हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल लेवल स्ट्रक्चर क्या होता है, एसबीओ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप सबने कोर्स में पढ़ा होगा और मैंने आपको बताया होगा कि पहले क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन बड़ा लंबा दिखा भी देता हूँ, चलो एक बार, ना करते हुए भी डिटेल्ड एनालिसिस हो ही जाता है। हमने सोचा था 1.5 घंटे के अंदर क्लास खत्म करेंगे और 1.5 घंटा होने को आ रहा है, अभी तक हमारा एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ। तो आई से ना इतना बड़ा लंबा चौड़ा कहानी बनाएगा, आई से बोलेगा समर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंगेज है कहां पे, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, लेकिन द कंपनी इज रेटेड बेस्ट इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे फॉर 5 years इन अ रो,
हर साल गूगल पे लोग उसको 5 स्टार दे देते हैं, बट करंट पेंडेमिक के चक्कर में, इंटरनेट एक्सपेरिमेंट होने के खराब होने के चक्कर में क्या हुआ, नेगेटिव इंपैक्ट हो गया उसके रेवेन्यू पे। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड रिटेन द बिजनेस, कंपनी डिसाइड कर रही है कि वो मेजॉरिटी काम आउटसोर्स करेगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल एंड आफ्टर सेल सर्विस वो आउटसोर्स करेगी, खुद से नहीं करेगी, पैसा ही नहीं है। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फंक्शन आर स्कैटर्ड वर्ल्ड वाइड, अब सारा काम आउटसोर्स करेगी, वो वर्ल्ड वाइड बनेगी, अपना एक छोटा सा स्मॉल हेडक्वार्टर खोलेगी और खुद से इंडिपेंडेंट काम करेगी बाकी यूनिट्स के साथ मिलके। आप हमें बताएंगे किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये है, और हमें बताएं कि क्या ये स्ट्रक्चर के फायदे क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं जो उसको हो सकते हैं। तो अगर आप इसकी थियोरी को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर पढ़ रखा होगा तो ही समझ पा रहे होगे, अगर हम इसकी थियोरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा आउटसोर्सिंग किस में, सिंपल में, फंक्शनल में, एसबीयू में, सर क्या मल्टी प्रोडक्ट सिस्टम में, क्या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में, नहीं सर अगला नहीं सर ये नेटवर्क स्ट्रक्चर में, आउटसोर्सिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर में होती है। तो जो स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट है उसमें इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा और ऐसे पूछेगा पहले तो ये बताओ वो स्ट्रक्चर क्या है, और फिर पूछेगा उस स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, एडवांटेज बता दो, डिसएडवांटेज बता दो। तो आपको क्लास में बताया होगा कि आपको क्या याद करने, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लेकिन उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्हीं एडवांटेज, उन्हीं डिसएडवांटेज से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि जो कहानी दे रखी है किस स्ट्रक्चर की दे रखी है। तो क्वेश्चन एक कहानी देगा, पूछेगा बताओ इस कंपनी में कैसा स्ट्रक्चर है, और फिर पूछेगा प्लीज आपने स्ट्रक्चर तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें जरा ये बता दो कि इस स्ट्रक्चर के एडवांटेज क्या है, इस स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इस स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें क्या लर्न करना है, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसएडवांटेज, तभी आप उस केस स्टडी को पढ़ के ये बता पाओगे कि ये स्ट्रक्चर सिंपल है, फंक्शनल है, डिविजनल है, एसबीयू है, मैट्रिक्स है, अगला स्ट्रक्चर है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज पढ़ने, नहीं पढ़ोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, रट्टे मार लो, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसएडवांटेज और एडवांटेज। ओके, तो ओल्ड और न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है? जो ओल्ड होते थे ना वहां पे वन लार्ज कॉर्पोरेशन होती थी, एक ही कंपनी होती थी, वही अपनी मल्टीपल एसबीयू खोल के रखती थी, जबकि आजकल ऐसा नहीं होता, सब लोग छोटे छोटे बिजनेस खोलते हैं और मेजॉरिटी काम आउटसोर्स करा देते हैं। सर पहले सब कुछ वर्टिकल कम्युनिकेशन था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आजकल हॉरिजॉन्टल है, लोग क्रॉस नेटवर्क भी कम्युनिकेशन करते हैं। पहले सब कुछ सेंट्रलाइज टॉप डाउन था, आजकल सब कुछ डिसेंट्रलाइज हो गया। पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन था, वर्टिकल इंटीग्रेशन पता है, चेन में पीछे भी मैं ही बनाऊंगा, चेन में आगे भी मैं ही बनाऊंगा, जबकि आजकल लोग आउटसोर्सिंग का बिजनेस करते हैं, जो नहीं आता वो किसी और से करवा लेंगे। पहले लोग वर्क क्वालिटी टीम पे काम करते थे, आजकल लोग ऑटोनोमस मशीन्स पे काम करते हैं। पहले लोग फंक्शनल वर्क टीम बनाते थे, आजकल लोग क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम बनाते हैं। पहले ट्रेनिंग कम थी, आजकल ट्रेनिंग ज्यादा है। पहले हम जॉब डिजाइन के हिसाब से काम करते थे, आजकल हम वैल्यू चेन के हिसाब से टीम को ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। स्ट्रक्चर्स आप प्लीज खुद से पढ़ लेना एक बार, जिसमें आपको क्या याद करना है, फिर बोल रहा हूँ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा इस क्वेश्चन में ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पॉइंट दे रखे हैं, अच्छा ये स्ट्रक्चर है, आगे इस स्ट्रक्चर के एडवांटेज बता दो, ओ ये तो याद है, लिख देंगे। तो स्ट्रक्चर में 3 चीजें याद करनी है, रट्टे मार लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। लीडरशिप पे आ गए हम सीधे। लीडरशिप मतलब क्या? लीडरशिप पे ऐसे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछता है। पहला क्वेश्चन कि लीडरशिप के रोल्स बता दो, दूसरा क्वेश्चन लीडरशिप, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो। एंड इन्हीं से क्वेश्चन डेवलप होता है लीडरशिप के स्टाइल्स, कि लीडरशिप कितने टाइप्स की हो सकती है। होती तो बहुत टाइप की है, बट हमारे कोर्स में, एसएम में, सी इंटर में हमें पढ़ने के लिए 2 दिए हैं, एक दिए ट्रांसफॉर्मेशनल और एक दिए ट्रांजैक्शनल। तो आओ जल्दी से गो थ्रू करते हैं। एक लीडर तुम्हें क्या क्या रोल्स मिल सकते हैं, तो आईसीएन में रोल दे रखे हैं पढ़ने के लिए 5 रोल। एक लीडर तुम्हें पहला काम मिल सकता है, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है इसको मेजर करते हो, इसको देखते रहो, क्लोजली मॉनिटर करो क्या प्रोग्रेस चल रही है, एंड सॉल्व करो इश्यूज जो भी आ रहे हैं, लर्न करो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, सो दैट एक कंपनी की स्ट्रेटेजी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट की जा सके। तो पूरी लाइन को अगर पढ़ोगे तो क्या मतलब बनता है, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, कॉमा, closely monitor the progress, comma, solving out issues and learning what obstacle lies in the path of good execution। लैंग्वेज बड़ी क्रिटिकल सी लगती है, तो आप ये लाइन पढ़ती क्या तो सर ये तो बड़ा मुश्किल है, एसएम याद नहीं हो रही, बट अगर तोड़ तोड़ के पढ़ो तो शायद आपको समझ आ जाए कि एक लीडर को क्या रोल मिल सकता है। सर पहला रोल मिल सकता है तो बस ये देखता रहे कंपनी में क्या हो रहा है, क्लोजली मॉनिटर करता है कंपनी कितनी प्रोग्रेस कर रही है, कितनी प्रोग्रेस नहीं कर रही, जहां जहां इश्यू उठ रहा है वहां वहां जाके इश्यू को रिजोल्व कराओ, एंड ये चेक करो, ये लर्न करो कि यहां में हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, फ्लॉप हो गई,
सो दैट अगली बार जब स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो पहले से देख के बनाएंगे, सो दैट स्ट्रेटेजी फ्लॉप ना हो। तो लर्न करेंगे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, सो दैट फ्यूचर में हम स्ट्रेटेजी को ढंग से एग्जीक्यूट कर पाए। इसके अलावा लीडर को दूसरा काम मिल सकता है कल्चरल एस्पेक्ट डिकॉप्स प्रोड्यूस करने का। मतलब एक कंपनी के अंदर एक ऐसा कल्चर डेवलप करो जहां पे हर एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की इज्जत करे, हर एम्प्लॉय कंपनी की किसी भी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने में मदद करे, उसको रेसिस्ट ना करे। तो प्रमोट करना एक ऐसा कल्चर एस्पेक्ट डिकॉप जहां पे सब लोग एक दूसरे की सहायता करें, जिसमें मोबिलाइज क्रिएट हो, एनर्जाइज हो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के बीच, ताकि वो कोई भी कंपनी की स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करें कॉम्पिटेंट फैशन में एंड हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के साथ। तीसरा रोल मिल सकता है रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन। एक लीडर को तीसरा रोल मिल सकता है कि दोस्तों हमें अपनी कंपनी के अंदर चेंजेस लाने हैं, तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करो कि वो चेंजेस को बढ़ावा दें। तो एक कंपनी को एक लीडर चाहिए। लीडर क्या करेगा, वो कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स कराएगा टू चेंजिंग कंडीशन, अलर्ट कराएगा न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में, लोगों को इनोवेटिव आइडिया के बारे में बताएगा, ताकि वो लोग अपने आपके अंदर उस बेहतरी को समझें और चेंज के लिए एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट रोल मिल सकता है एथिकल लीडरशिप का। एक लीडर तुम्हें काम मिल सकता है कि तुम्हें जो भी काम करना है वो एथिकली करना है। ये नहीं कि पक्षपात कर दो, किसी को प्रमोट कर दो बेफालतू में, किसी को डिमोट कर दो बिना किसी रीजन के। आप जो भी काम करेंगे एथिकली करेंगे, जो अच्छा कर रहा है उसे प्रमोशन दो, जो अच्छा नहीं कर रहा है उसे डिमोट करो, लेकिन वो एथिकली होना चाहिए ताकि आपके कंडक्ट एज अ कॉर्पोरेट मॉडल सिटीजन बिहेव करें। एंड लास्ट, जहां जहां कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही वहां पे करेक्टिव एक्शन लेने का काम मिल सकता है। तो लीडर को लास्ट काम मिल सकता है पुशिंग फॉर करेक्टिव एक्शन, सो दैट कंपनी की स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन में बेहतर काम हो एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस बेहतर हो। इसके अलावा लीडर को क्या क्या रोल्स मिल सकते हैं, क्या क्या रोल्स तो पढ़ लिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1, डिसीजन बनाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 2, फॉर्मुलेट करो पॉलिसी एक्शन प्लान्स में। डिसीजन नंबर 3, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या काम करना है। इसके अलावा मैनेज, किस एम्प्लॉय से क्या काम करवाना है, मैनेज करना है ह्यूमन कैपिटल को किस तरीके से, ये आपका रोल हो सकता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। एंड चेंज कैसे लाना है, रोल तो था ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। कैसे आप क्रिएट करेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर बनाएंगे, ये हो सकता है। एंड कैसे अपने एम्प्लॉयों से बेहतर परफॉर्मेंस निकलवा के दिखाएंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लीडरशिप में आप कितने टाइप से लीडरशिप कर सकते हैं। तो ऐसे आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहा है। वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस देगा आपसे कि राम और श्याम दो भाई हैं, उसमें से राम की अप्रोच है कि वो फॉर्मल अप्रोच लेके चलता है जिसमें रिवॉर्ड सिस्टम है, जबकि श्याम की अप्रोच है कि वो डेमोक्रेटिक अप्रोच लेके चलता है और जहां वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि तुम ना बेस्ट निकाल के दो। ओहो, बेस्ट निकाल के दो के लिए मोटिवेट कर रहा है सर, ये तो ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांसफॉर्म कर देगा। और सर जहाँ पे नॉर्मल अप्रोच है, स्टैटिक एनवायरनमेंट है, सर वहां पे तो रिवॉर्ड अच्छा नहीं करोगे बेकार, सर इसको तो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप कहते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया, जो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये सोच के समझ रहा हूँ कि आपको ट्रांसफॉर्म और ट्रांजेक्शनल पता होगा, पता है ना? नहीं पता तो आप ये डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल होती है जहां पे हम करिश्मा, एंथुसियाज्म का यूज करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, मतलब मोटिवेट करते हैं। जबकि जबकि ट्रांजेक्शन लीडरशिप स्टाइल में हम साफ साफ कहते हैं देखो ऐसा करोगे ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं करोगे डिमोट कर देंगे। तो अब एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, काम करोगे तो अच्छा होगा, हम नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो अब लीडरशिप स्टाइल, पेमेंट, स्टेटस सिंबल इस पे डिपेंड करते हैं। देखो अगर आपने अच्छा काम किया आपको खुद का पर्सनल केबिन मिल जाएगा, आपको कंपनी की साइड से गाड़ी मिलेगी, तो एक इंसान अच्छा काम क्यों करेगा इस चीज को अचीव करने के लिए। अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, देखो तुम्हारा जिंदगी में जन्म हुआ है तो कुछ करने के लिए ही होगा, यू कैन डू इट। तुम्हें ऐसा लगता है तुम नहीं कर सकते, बट करके तो देखो, बिलीव योरसेल्फ, यस यू कैन डू इट, इम्पॉसिबल इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। जब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो ना, तो आप ट्रांसफॉर्म तरीके से उसको लीड कर रहे हो। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप शेल वहां यूज होती है जहां पे एनवायरमेंट टर्बुलेंट है, जहां इंसान थका हुआ है, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मैं दो बोथ ग्रुप नहीं बेटा, यू कैन डू इट, सब कुछ तो पढ़ लिया, फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट, सेकंड ग्रुप कंप्लीट, अब बस घर पे रिवीजन करना, पेपर की तैयारी करनी, यस यू कैन डू इट। तो जहां पे एनवायरमेंट बड़ा डाउन होता है, टर्बुलेंट होता है, हिला हुआ होता है, वहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप यूज करते हैं। लेकिन जहां पे सर मैं टेस्टिस दे रहा हूँ, सर मैं टेस्टिस 2 दे रहा हूँ, सर मैं टेस्टिस 3 देने का मन नहीं है, मैं कर लूंगा सर, मैं कर लूंगा, नहीं नहीं नहीं, अगर टेस्टिस 3 दोगे तो तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे, और टेस्ट फीस थी नहीं दी तो 500 रुपए तुमसे लूंगा। अब वो बच्चा टेस्ट फीस क्यों दे रहा है, पैसा, अरे आता तो है, टेस्ट फीस दूंगा पैसा मिलेगा, 500 रुपए कमाऊंगा। तो इस टाइप की लीडरशिप को बोलते हैं ट्रांजैक्शनल, करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसका एनवायरमेंट स्टैटिक है, वो डरा धमकाया हुआ नहीं है, वो उसका एनवायरमेंट स्टैटिक है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप एक्साइटमेंट दिखाता है, विजन दिखाता है,
लोगों को ऐसा मोटिवेट करता है और लोग स्ट्रेच कर जाते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। जबकि ट्रांजैक्शन लीड एक फॉर्मल अप्रोच है, देखो ये फॉर्मल अप्रोच है, ऐसे ही काम होगा, ऐसे ही होगा, ऐसा ऐसा होगा, नहीं करोगे तो नीचे 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 चले जाओगे। तो डिफरेंस बिटवीन था ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन लीडरशिप स्किल के बीच में। इसके अलावा एक छोटा टॉपिक है कॉर्पोरेट कल्चर। व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर? कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू कंपनी की वैल्यू, कंपनी के बिलीव, कंपनी के बिजनेस प्रिंसिपल, कंपनी का ट्रेडिशन, कंपनी का काम करने का तरीका, कंपनी का इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। इन्हीं सबसे झलकता है कॉर्पोरेट कल्चर। आप कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, किससे बातें करते हो, क्या बातें करते हो, इसी से आपके कल्चर के बारे में पता चलता है। तो ऐसी कंपनी के कल्चर के बारे में कैसा पता चलेगा कि कंपनी की वैल्यूज क्या है, कंपनी के प्रिंसिपल्स क्या है, कंपनी के बिलीव क्या है, कंपनी का ट्रेडिशन क्या है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी का इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट क्या है, ये सभी बताते हैं कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर। सर कॉर्पोरेट कल्चर आता कहां से है? सर या तो ये रोल ऑफ स्टोरीज का काम है, हम पहले से कहानियां सुनते आ रहे हैं और वही हमारा कल्चर बन जाता है। एंड दूसरा, हम कभी कभी कहीं से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वहां के इंडिविजुअल ग्रुप या किसी भी इन्फ्लुएंस होके अपनी कंपनी के अंदर वो चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो कल्चर या तो स्टोरी से आ रहा है या कहीं से इन्फ्लुएंस होके आ रहा है। इसके अलावा जो कल्चर है सर वो फायदेमंद है, नुकसानदेह, अलाय है, ऑब्स्टेकल है स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। सर अगर कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर, कंपनी का जो एनवायरमेंट, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, कल्चर है, अगर इस स्ट्रेटेजी को सपोर्ट कर रहा है तो अलाय है, इस स्ट्रेटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऑब्स्टेकल है, रुकावट है। क्या एक कंपनी की स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के लिए कल्चर बड़ा ही जरूरी है? क्या कल्चर प्रमोट करता है स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन? द आंसर इज यस। जितना अच्छा कल्चर होगा उतनी बेहतर तरीके से आप स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सर अगर हम अपना कल्चर चेंज करना चाहें तो क्या कल्चर चेंज हो सकता है? हाँ है ना? तो पहला स्टेप तो ये कि आप ये जानेंगे कौन से कल्चर की कौन सी बात अच्छी है, कल्चर की कौन सी बात अच्छी नहीं है। तो डे बाय डे आप देख रहे हो कल्चर चेंज हो रहा है। पहले सिर्फ मेल्स जॉब करते थे, अब फीमेल्स को भी जॉब करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि हाँ, हमारे जो पूरे पुराने कल्चर चले आ रहे हैं कि ये जिसमें हम मेल फीमेल बेसिस के, जेंडर के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, नहीं तुम ये काम नहीं कर सकती, नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको खत्म करो, ये कल्चर ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पे यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा कल्चर सुटेबल है और कौन सा कल्चर सपोर्टिव नहीं है। उसके बाद फिर ओपनली बात करते हैं और पूछते हैं बताओ हमें नया कल्चर लाना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या विचारधारा है आपकी? और हम फिर लोगों को प्यार से, स्विफ्टली, विजिबली या एग्रेसिव तरीके से उन्हें मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अब हम ये कल्चर लाना चाहते हैं, प्यार से मानो या लात से मानो, हमें ये नया कल्चर लाना है। अब आप कल्चर चेंज करना चाहते हो तो पहले आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, प्रोसीजर चेंज करनी पड़ेगी, आपको लोगों को इंसेंटिव देना पड़ेगा चेंज होने के लिए। इसके अलावा जो लोग चेंज हो रहे हैं उनको विजिबली प्रेस करो, उनको रिकॉग्नाइज करो, सो दैट बाकी सब लोग उनको देख के चेंज होने की प्रेरणा लें। इसके अलावा ऐसे लोगों को रिक्रूट करो, ऐसे लोगों को हायर करो जो नए कॉर्पोरेट कल्चर के अकॉर्डिंगली बेस्ट है। यानी उन लोगों को हटा दो जो लोग पुराने कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं और नए कल्चर में शिफ्ट होना चाहते नहीं है। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आप कोई नया कल्चर नहीं ला पाओगे। चैप्टर नंबर 7 भी फिनिश। इसी में छोटा सा पॉइंट है एंटरप्रेन्योर। इसमें आपको सबने यही बताया होगा, मैं भी आपको यही बताऊंगा, ये स्टेप्स याद कर लो और यही पॉइंट से आप पैराग्राफ भी बना सकते हो। तो एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? शॉर्ट नोट आएगा, हु इज एंटरप्रेन्योर या हु इज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कंपनी के अंदर काम करता है और एंटरप्रेन्योर होता है जो खुद की नई कंपनी खोलता है। तो हु इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर मतलब एक ऐसा इंसान जो इनिशिएट करता है, इनोवेट करता है एक नया कॉन्सेप्ट, रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बिक सकता है, उसकी अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करता है, अरेंज करता है पैसा, मनी, इंसान, मशीन, कैपिटल, सब कुछ उन लोगों को बताता है कि ऐसे काम करना है और रिस्क झेलता है, स्टार्टअप कंपनी खोलता है और लोगों को बताता है देखो मैं आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकता हूं जो दुनिया सॉल्व नहीं कर रही। यानी ऐड दे रहा हूं मैं कुछ आपको एडिशन दे रहा हूं जो बाकी लोग नहीं दे रहे। तो आप जब तक आपका प्रोडक्ट वैल्यू एडेड नहीं होगा तब तक कोई प्रोडक्ट आपको नहीं परचेज करेगा। लोग कोका कोला पेप्सी छोड़ के आपका प्रोडक्ट कब पियेंगे? जब आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होगा जो पेप्सी और कोका कोला डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसके अलावा आप ऐसे डिसीजन लेते हो जो आपको प्रॉफिट भी दे जा सकते हैं और लॉस भी दिला सकते हैं। एंड अगर कंपनी प्रॉफिट में गई तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, लॉस में गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं रहे इस पर्टिकुलर आइडिया के रिगार्डिंग में। तो एंटरप्रेन्योर का जब शॉर्ट नोट आएगा तो इन्हीं पॉइंटों से आपको एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो खुद से कोई नई कंपनी नहीं खोलता। सुंदर पिचाई इज एंटरप्रेन्योर। उन्होंने कोई नई कंपनी नहीं खोली, वो गूगल के अंदर रह के ही ये सब काम कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडिया होता है, कंपनी को बताते हैं, कंपनी फंड दे देती है उनको और वो कुछ लोगों के साथ मिलकर उस आइडिया पे वर्क करते हैं। अगर फायदा हुआ तो गूगल का प्रोडक्ट बन गया, अगर नुकसान हुआ तो भी गूगल का नुकसान हुआ और आपको पैसे मिल ही रहे हैं, आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज कैपिटल, फंड, एम्प्लॉय सब गूगल आपको प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा क्या हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, गूगल की तरह नहीं, मैं तो खुद से
मैं खुद की नई कंपनी खोलूंगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, वो आ गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का जो शुरुआती पार्ट है वो एक शॉर्ट नोट के बारे में बात करता है कि स्ट्रेटजी का सिर्फ फॉर्मुलेशन से काम नहीं चलता, हमें स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन सारा कंसर्न रहता है कि कैसे हम जो स्ट्रेटजी डिसीजन हमने लिए थे ये सोच के कि हाँ वो पॉसिबल होंगे इंप्लीमेंट होने, उनको ट्रांसलेट करना डिसीजन इनटू एक्शन में। और जब भी हम स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे तभी काम होगा, सिर्फ फॉर्मुलेशन से काम नहीं होता। तो क्या कोई रिलेशनशिप है फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में? हाँ सर, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कैन बी अच्छी और कैन बी बेकार, इंप्लीमेंटेशन कैन बी वीक कैन बी अच्छी। अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत बेहतर है तो सर सक्सेस हासिल है, बिकॉज आपकी इंप्लीमेंटेशन भी अच्छी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन वीक था लेकिन इंप्लीमेंटेशन अच्छा है तो कुछ करके अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट बेहतर करो सो दैट आप डी डब्बे से बी डब्बे में जा सको। सर हमारी स्ट्रेटजी तो बड़ी अच्छी थी लेकिन इंप्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाए तो ए डब्बे में रह गए, तो हो यानी आपका इंप्लीमेंटेशन बेकार है। और इंप्लीमेंटेशन आपका बेकार इसलिए होगा फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा काम करने का, बिकॉज आपको आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज आपको पता नहीं होगा कि किस दिशा में काम करना है, लीडरशिप की कमी होगी। इसको अच्छा कर लो, आप ऑटोमेटिकली ए डब्बे से बी डब्बे में जाएगा, आपका इंप्लीमेंटेशन बेहतर हो जाएगा। एंड सी भाई तू तो बीपीआर कर ले, तेरा तो स्ट्रेटजी भी खराब है इंप्लीमेंटेशन भी खराब है, तो आपको तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना चाहिए, आपको तो बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन कर लेना चाहिए। सर क्या फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में कोई डिफरेंस तो समझ गए? क्या क्यों रिलेशन तो समझ गए, क्या कोई डिफरेंस भी है? हाँ, स्ट्रेटजी फॉर्मेशन वर्क करता है इफेक्टिवनेस पे एंड इंप्लीमेंटेशन वर्क करता है एफिशिएंसी पे। स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जबकि इंप्लीमेंटेशन एक ऑपरेशनल प्रोसेस है। ये सब पता है ना तुम्हें? मैं ये सोच के पढ़ रहा हूँ कि ये सब आपको पता है, नहीं पता तो सुन लो। फॉर्मुलेशन मतलब स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जब स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो ये सोचते हैं कि स्ट्रेटजी इफेक्टिवली वर्क करे, लेकिन जब उसे एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं एफिशिएंट हो। सही, इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या डिफरेंस है? इफेक्टिव का मतलब है सही काम करना, एफिशिएंट का मतलब है काम को सही तरीके से करना। तो इंप्लीमेंटेशन में मैं सोचते हैं काम सही तरीके से हो जाए, और इफेक्टिव में सोचते हैं जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं तो सोचते हैं काम सही हो जाए यार, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट जब करेंगे तो दिमाग लगेगा, कैसे करेंगे क्या करेंगे, और जब इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो वहां पे मोटिवेशनल लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, काम कैसे करवाएं इन लोगों से, वहां ऑपरेशनल प्रोसेस है, और यहाँ पे सिर्फ इंट्यूशन है, एनालिटिकल स्किल्स है। जब स्ट्रेटजी बनाते हैं तो पूरी कंपनी नहीं होगी, वहां पे सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेटजी सोचते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो भैया पूरी कंपनी है, इंप्लीमेंट करने के लिए सब लोग लगेंगे। मैं ना आपसे रात में पढ़ा करूंगा, ये सिर्फ आपने सोचा, लेकिन आप रात को पढ़ेंगे तो पूरे घर का एनवायरनमेंट चेंज होगा, इसलिए पूरे घर की आपको सपोर्ट की जरूरत होगी कि प्लीज सब लोग रात को आवाज मत करना बिकॉज मैं रात को पढ़ूंगा। तो सब लोग बेचारे शांत है, कोई टीवी नहीं देख रहा, कोई चुपचाप टाइम पे सो जाता है, क्यों? ताकि आप पढ़ सको। तो इंप्लीमेंटेशन पूरी कंपनी का काम लगता है, लेकिन फॉर्मेशन सिर्फ कुछ लोगों का काम है। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन में एक लास्ट डिफरेंस ये है कि फॉर्मुलेशन एक्शन से पहले होता है जबकि इंप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द एक्शन होता है, जब आप काम करो तभी आप इंप्लीमेंट करोगे। तो एक डिफरेंस बिटवीन है, प्लीज लर्न कर लेना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेटेजिक चेंज। अब आईसीए के पास चैप्टर नंबर 8 में गिने चुने पॉइंट है। एक है आपका स्ट्रेटेजिक चेंज, एक है आपका बीपीआर, एक है आपका स्ट्रेटेजिक ऑडिट, और एक है आपका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। वो ये चार, और पांचवा है आपका बेंचमार्किंग। वो इन पांचों में से किसी भी एक क्वेश्चन पे कोई सा भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चनों को आपको डिटेल तरीके से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। पांचों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन टपक जाता है, ठीक है। पांचों अपने में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं जो जिसके अंदर हमने आई थिंक 2 क्लास यानी कि 4.5 घंटे लगाए थे इसको पढ़ने में, और जो भी हम मुश्किल से 20 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं। फास्ट रिवीजन है ना, रिवीजन में सबको डिटेल में तो नहीं जाएंगे, आपको एहसास दिला रहा हूँ, ये पढ़ा था ये पढ़ा था ये पढ़ा था, तो अगर वो एहसास आपको समझ आ जाए तो मेरा काम हो गया। बट अगेन कह रहा हूं कि मैं अगर ये सारे पॉइंट एग्जैक्टली रटवा भी दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आई से आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछ रहा है और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, यानी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ रट्टे नहीं मारने हैं, ठीक है। वापिस है स्ट्रेटेजिक चेंज मतलब एनवायरमेंट इतना चेंज हो गया कि कंपनी को अपनी स्ट्रेटजीज तक चेंज करनी पड़ रही है, और जब स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ रही है तो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि चेंज की आवश्यकता क्यों है। सर ये बदल गया ये बदल गया ये बदल गया, तो अब तो चेंज करना ही पड़ेगा। एनवायरमेंट पूरा चेंज हो गया सर, अब बिना टेक्नोलॉजिकल, पूरी टेक्नोलॉजी चेंज है सर, अगर हमने भी अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की तो हमारा प्रोडक्ट कोलैप्स कर जाएगा। वी हैव टू चेंज। तो रिकॉग्नाइज करेंगे चेंज की आवश्यकता क्यों है। फिर
फिर जब हमें चेंज की आवश्यकता के बारे में पता चल गया तो सब कंपनी के एम्प्लॉय के साथ विजन शेयर करेंगे। दोस्तों हमने ये सोचा है, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमें चेंज करना चाहिए, बताइए, आप अपने सुझाव दीजिए। तो लोगों के सामने विजन रखेंगे और उनसे विचार विमर्श मांगेंगे कि क्या हमें चेंज करना चाहिए। अगर कंपनी के एम्प्लॉय ने इंटरनली एक्सटर्नली सबने हाँ कह दिया तो ठीक है, हम चेंज के बारे में काम करेंगे। एंड उसी को कहते हैं थर्ड स्टेप, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, यानी कि इंप्लीमेंट द चेंज। जो भी आपने चेंज के बारे में सोचा है अब आप उसे इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक है, तो आप उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूलाइजेशन द चेंज, दैट इज इंप्लीमेंटिंग द चेंज। सर फिर एक कर्ट लुइन अंकल आए और कर्ट लुइन ने हमें बताया कि चेंज कैसे किया जाता है। कर्ट लुइन ने क्या बताया कि चेंज कैसे किया जाता है। तो कर्ट लुइन ने पहला स्टेप बताया कि भाई आप जो भी चेंज कर रहे हो पहले उसे अनफ्रीज करो, पहले लोगों को बताओ तो सही कि दोस्तों हम चेंज के लिए तैयार हैं, दोस्तों हमें चेंज करना चाहिए। और चेंज के लिए एक बार नहीं बताना, बार बार बताना है। जैसे मैं आपसे आज कह रहा हूं पढ़ो बेटा, आज सुना आज पढ़ लिया, 3-4 दिन तक आपसे बात नहीं हुई, आप नहीं पढ़ रहे, फिर 3-4 दिन में दोबारा एक वीडियो डालूंगा, दोस्तों पढ़ रहे हो ना आप, दोस्तों पढ़ोगे तभी पास होगे, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, सिर्फ रट्टे मारने से काम नहीं चलेगा, पढ़ रहे हो ना। फिर 2 दिन बाद दोबारा, दोस्तों पढ़ने से पास होगे वरना रिजल्ट फेल भी हो सकता है, पढ़ो 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 पढ़ो, टेस्ट सीरीज दो प्लीज, रिवाइज करो, एग्जाम कैप्सूल से पढ़ो प्लीज, पढ़ रहे हो ना। जब तक ये डेली नहीं होगा, मोटिवेशन डेली चाहिए पढ़ने की, जिस दिन मोटिवेशन नहीं होगी उसी दिन कोलैप्स कर जाओगे। तो आपको डेली आपको मेरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि दोस्तों हम चेंज के बारे में कर रहे हैं, ब्रेकिंग डाउन करने पड़ेंगे ओल्ड एटीट्यूड, ओल्ड बिहेवियर, ओल्ड कस्टम, और कहना पड़ेगा, अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि हम प्रमोशन ला रहे हैं, नया चेंज ला के रहेंगे। जब ये सब काम कर लिया तो आप चेंज लाओ, चेंजिंग ऑफ न्यू सिचुएशंस, वो हम 3 तरीके से ला सकते हैं और वो 3 तरीके हमें सजेस्ट किए एचसी कैलमैन अंकल ने। एचसी कैलमैन अंकल ने बोला अगर चेंज लाना चाहते हो तो सबसे बेहतर तरीका है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब रूल लगा दो, चेंज करोगे दोस्तों तो एम्प्लॉय कंपनी में रहोगे, चेंज नहीं करोगे जॉब से निकल जाओगे। तो कंप्लायंस मतलब रूल लगा दो, चेंज करना है। स्कूल ने बोला कि सब बच्चों के बाल ढंग से बने होने चाहिए, नाखून ढंग से कटे हुए होने चाहिए, तो कैसे लाएं ये चेंज। अगर किसी के बाल ढंग से कटे हुए नहीं होंगे, बाल ढंग से कटे हुए नहीं होंगे, नाखून गंदे होंगे, शू पॉलिश नहीं होंगे, तो उसको 10 रुपए की पेनल्टी देनी है। अब ये पेनल्टी की वजह से वो इंसान अपने स्वभाव में चेंज लाएगा, इसे बोलते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब मोदी जी ने बोला मास्क पहनो, नहीं पहन रहा कोई, जो नहीं पहनेगा 500 रुपए जुर्माना, तो ये 500 रुपए का जुर्माना उसे मास्क पहनने के लिए, उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट तो नहीं, कहीं ना कहीं उसे पुश करेगा कि हाँ चेंज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब दोस्तों चेंज करो, लोग कह रहे हैं हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं पहनेंगे मास्क, तो मोदी जी ने खुद से मास्क पहन लिया। मोदी ने बोला आप भी बूस्टर लगवाओ, लोग कह रहे हैं नहीं नहीं बूस्टर लगवाने से नुकसान हो सकता है। अरे भाई मैंने बूस्टर लगवा लिया, तुम भी लगवा लो। तो पहले आप कोई रोल मॉडल सेट करोगे, देखो वो भी चेंज कर रहा है तुम भी चेंज करो। तो मोदी जी इस मामले में बड़े अच्छे मार्केटिंग है, वो साफ साफ बोलते हैं शाहरुख खान, लोग आपकी बहुत सुनते हैं, शाहरुख खान प्लीज अपने वोटर से बोलिए, प्लीज अपने फैन से बोलिए कि लोग वोट करें। तो मोदी जी बड़े स्मार्ट है, उन्हें पता है कौन कौन। कपिल शर्मा तुम अपने शो में लोगों से बोलो लोग स्वच्छता के लिए काम करें। तो इससे क्या है, हमने जो रोल मॉडल्स हैं उनसे साफ साफ बोला कि रोल मॉडल आप कुछ काम करो, यानी लोगों को अगर चेंज करवाना है तो जो उनके रोल मॉडल्स हैं उनसे बोलो कि देखो धूम्रपान नहीं पीना चाहिए। अक्षय कुमार बोलेगा तो अक्षय कुमार के जितने भी फैन होंगे वो लोग धूम्रपान नहीं करेंगे। तो चेंज करने के लिए दूसरा तरीका है कि रोल मॉडल सेट कर दो और उस रोल मॉडल को बोलो कि भैया लोग तुम्हारी सुनते हैं, लोगों बोलो इनसे चेंज करने के लिए, और वो लोग चेंज कर जाएंगे। इसके अलावा थर्ड तरीका है इंटरनलाइजेशन, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज करना, लोगों की सोच में बदलाव लाना। जब तक सोच में बदलाव नहीं आएगा लोग चेंज नहीं हो पाएंगे, तो थॉट प्रोसेस को यहाँ चेंज करना होता है। इसके अलावा अगर चेंज हो चुका है तो उसे रिफ्रीज कर देंगे, चेंज हो गया ना अब काम ऐसे ही होगा दोस्तों, अब इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, तो उसे रिफ्रीज कर देंगे। तो 3 स्टेप सजेस्ट किए थे कर्ट लुइन ने, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग ऑफ न्यू सिचुएशन एंड रीफ्रीजिंग। चेंजिंग ऑफ न्यू सिचुएशन के लिए कर्ट लुइन ने कुछ नहीं बोला, तो वहां पे एचसी कैलमैन आए और उन्होंने बताया कि चेंज करने के 3 तरीके हो सकते हैं, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या कि हमने कोई ना कोई पहले प्लानिंग सेट की होगी, और प्लानिंग सेट करने के बाद हम एक्चुअल में कुछ काम कर रहे हैं तो हम ये चेक कर रहे हैं कि जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो ऐसा प्लान है या नहीं है, और अगर नहीं है जहां जहां पे डेविएशन है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो जो कंट्रोल्स के जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है कि हम ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स पहले सेट कर लेते हैं, उसके बेसिस में मैकेनिज्म, हम एक मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे हम मॉनिटर करते हैं कि काम एज पर ऑब्जेक्टिव एज पर सेट स्टैंडर्ड हो भी रहा है या नहीं हो रहा। हम उसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके हम पता करते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट एज पर स्टैंडर्ड्स नहीं है। हम डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे हम डेविएट कर रहे हैं और चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे डेविएशन की जरूरत
कहाँ पे चेंजेस की लाने की जरूरत है। उसके बाद हम फीडबैक लेते हैं और करेक्टिव एक्शंस और अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। सर कंट्रोल कितने टाइप का हो सकता है? एक हो सकता है ऑपरेशन कंट्रोल, एक हो सकता है मैनेजमेंट कंट्रोल, और एज पर अवर बुक एक हो सकता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ऑपरेशन कंट्रोल मतलब हम एक ही डिपार्टमेंट का, यानी कि एक ही प्रोडक्ट का या एक ही यूनिट का ऑपरेशन चेक कर रहे हैं। हम एज अ होल चेक नहीं कर रहे। कंपनी मार्केटिंग है, फाइनेंस है, लॉजिस्टिक्स है, हम सब कुछ नहीं देख रहे। हम सिर्फ मार्केटिंग के ऑपरेशंस को चेक करेंगे। एज अ होल कंपनी देख रहे, एज अ प्रोडक्ट कंपनी देख रहे हैं। सपोज हमारी कंपनी के पास 4 स्टॉक है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। तो एज अ होल नहीं देख रहे, हम सिर्फ प्रोडक्ट ए का डिसीजन देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ए का ऑपरेशन ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर आप एक यूनिट को देखते हो, एज अ होल के कंपैरिजन में एक यूनिट को देखते हो, तो इसे बोलते हैं ऑपरेशन के कंट्रोल्स। और अगर आप एज अ होल देख रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं मोर इंक्लूसिव, मोर एग्रीगेटिव, तो इसे बोलते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल। आप पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो, मैनेजमेंट कंट्रोल। आप एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहे हो, ऑपरेशन कंट्रोल। सर थर्ड कंट्रोल आईसी ने बनाया स्ट्रेटेजी कंट्रोल। स्ट्रेटेजी कंट्रोल क्या होता है? सर स्ट्रेटेजी कंट्रोल मतलब है, शेंडल और हॉफर ने थ्योरी दी, स्ट्रेटेजी कंट्रोल मतलब है अपने आपसे 2 क्वेश्चन पूछना। पहला क्वेश्चन, क्या स्ट्रेटेजी वैसे ही इंप्लीमेंट हुई है जैसे आपने सोची थी, प्लस क्या उससे वैसे ही रिजल्ट आए हैं जैसे आपने इंटेंशन रखी थी। मैंने सोचा क्या मैं 2 घंटे के अंदर बच्चों को रिवाइज करा दूंगा इस वीडियो में, तो क्या 2 घंटे के अंदर हम रिवीजन कर पाएंगे? हाँ। तो क्या स्ट्रेटेजी वैसी ही इंप्लीमेंट हुई जैसे मैंने सोची? हाँ। 2 घंटा सोचा, 2 घंटे में हो गया। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इसमें बच्चों को डिटेल्ड समझाऊंगा। नहीं नहीं, आपने डिटेल नहीं समझाया, आपने थोड़ा फास्ट फास्ट समझाया। यानी बच्चे ने पहले से पढ़ रखा होगा तो क्लिक कर रहा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो कह रहा होगा यार बहुत फास्ट है, कुछ चीजें समझ आई, कुछ नहीं आई। तो आपकी जो इंटेंशन थी शायद वो फुलफिल नहीं हुई। लेकिन हमारी इंटेंशन ये थी कि हम फास्ट फास्ट, लिखा हुआ है क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन, तो भैया हमारी इंटेंशन भी ये थी और हमने उसी पे काम किया। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटेजी कंट्रोल का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजी कंट्रोल का मतलब है अपने आपसे 2 क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन, द स्ट्रेटेजी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्लान्ड, एंड पॉइंट नंबर 2, द स्ट्रेटेजी जो रिजल्ट प्रोड्यूस करती, क्या उसने वही रिजल्ट प्रोड्यूस किए भी हैं या नहीं। तो कितने टाइप्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी कंट्रोल बता दो। तो पहली है प्रीमाइस। हम जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो पहले हम उसका प्रीमाइस तय करते हैं। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पहले से सोच के रखूंगा ना, कैसा कस्टमर है, क्या टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाऊंगा, मार्केट कैसा है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट कैसा है, सोशो पॉलिटिकल एनवायरमेंट कैसा है, कंपेटिटर कितने हैं, इन सबको देख के स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। लेकिन मैं सोचा कि सब मार्केट अच्छा है, फेस टू फेस बैच पढ़ा सकते हैं, लेकिन मार्केट चेंज हो गया, लॉकडाउन लग गया दिल्ली में, तो क्या मुझे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी? द आंसर इज यस, बिकॉज प्रीमाइस चेंज हो गया। हर स्ट्रेटेजी किसी प्रीमाइस पे, किसी एनवायरनमेंट के बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनती है। तो आपको बार बार रेगुलरली मॉनिटर करना है, क्या एनवायरनमेंट तो चेंज नहीं हो गया, क्या प्रीमाइस तो चेंज नहीं हो गया, क्या प्रीमाइस तो चेंज नहीं हो गया। बिकॉज अगर प्रीमाइस चेंज होगा तो आपको भी चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे एसएम में, ईएस में इस बार कोई अमेंडमेंट नहीं आई, तो जब भी मैं आपको बैच पढ़ाऊंगा तो पहले क्या देखूंगा? स्टडीमेट देखूंगा। स्टडीमेट कोई चेंजेस नहीं आए, पढ़ा दो। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कई बार चेंजेस आ जाते हैं, तो मैं भाई यार ये प्रीमाइस था, इस स्टडीमेट के अकॉर्डिंगली बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन बीच में आईसी ने बोला नहीं अमेंडमेंट आई है, तो मैं वो अमेंडमेंट भी इनकॉर्पोरेट करूंगा, फिर वो अमेंडमेंट भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी मैंने जब आपको पढ़ाया होगा तो क्या सोच के पढ़ा होगा? स्टडीमेट। लेकिन अब ये क्वेश्चन दिखाया आपको, ये ठीक है, ये वाला, कि एक बंदा क्या कर रहा है, उसको बिग एफएमजीसी के साथ लड़ना है। अब ये कंटेंट कहां नहीं है? स्टडीमेट में नहीं है, बुक में नहीं है, लेकिन आरटीपी को इसमें इनकॉर्पोरेट करके अब आपको रिवीजन में उस क्वेश्चन का एक आइडिया दे दिया कि बेटा इस क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो जाओ। तो अगर प्रीमाइस चेंज होगा, अगर स्टडीमेट चेंज होगा, तो मुझे पढ़ाने का स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा। तो प्रीमाइस कंट्रोल का मतलब ये है कि आपको बार बार असेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके प्रीमाइस ना हिल गए हो, आपका एनवायरमेंट ना हिल गया हो, जिस एनवायरमेंट पे आपने अपनी स्ट्रेटेजी चूज की थी। दूसरा काम कैसा है? सर दूसरा कंट्रोल है सर आपका स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस। ये थोड़ा अनफोकस्ड है, प्रीमाइस फोकस्ड है कि मैंने इस पे स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस अनफोकस्ड है। मैगजीन्स, गॉसिप्स, बिजनेस मैगजीन, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, यहां से भी आप जनरल मॉनिटर करते रहो, देखते रहो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं। अरे यार ये मीम अच्छा है, ये इंस्टाग्राम भी अच्छी चीज है यार, इस पे भी मार्केटिंग करके बच्चों को बताया जा सकता है कि आप कितना अच्छा पढ़ाते हो या कितना बेकार पढ़ाते हो। मतलब बच्चा जज करेगा अच्छा है बेकार, लेकिन आप वहां भी प्रमोशन कर सकते हो। ओ हाँ, तो हमें ये भी करना चाहिए। तो जो आप अनफोकस तरीके से सब कुछ पढ़ रहे हो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस। इसके अलावा नेक्स्ट है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, यानी कभी कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस आ गए, क्या आपके उसके लिए तैयार हो? यानी स्पेशल सर्कमस्टेंस के लिए भी हमने कोई कंट्रोल बनाए होंगे जो कि आप ईआईएस में पढ़ के रखते हो, कि आग लग गई तो क्या कंट्रोल है? आग डेली थोड़ी ना लगती है। भूकंप आ गया उसके लिए क्या कंट्रोल है? बाढ़ आ गई तो क्या कंट्रोल है? टेररिस्ट अटैक हो गया तो क्या हो गया? आपका सर्वर डाउन हो गया तो क्या हो जाएगा? तो आपने उनके लिए भी कोई ना कोई कंट्रोल बनाए होंगे, तो आप बार बार चेक करेंगे क्या वो कंट्रोल, जब कभी वो चीजें अगर हुई
स्पेशल कंडीशन आई तो क्या वो कंट्रोल अपना काम कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल जो ये चेक करता है कि ढंग से इंप्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, इसको हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, यानी एज अ होल ओवरऑल चेक कि हमने 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 बोला था कि विराट कोहली 30 बॉल पे 50 रन बनाने, तो हमने चेक किया क्या विराट कोहली ने 30 बॉल पे 50 रन बनाए, हाँ, तो इसे बोलते हैं मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। दूसरा है कि हमने डिसाइड किया कि हम विराट कोहली 30 बॉल पे 50 रन बनाने हैं, लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे 10-10 के हिसाब से, 10-10 बॉल के हिसाब से। विराट कोहली शुरुआत के 10 बॉलों पे तुमने सिर्फ 5 रन बनाए, बेकार परफॉर्मेंस। विराट कोहली उसके बाद अगले 10 बॉलों पे तुमने 15 बनाए, थोड़ा बेहतर। एंड विराट कोहली एंड के 10 बॉलों पे तुमने 30 रन बनाए, परफॉर्मेंस यहां तुम्हारी बेहतर थी। तो हम छोटी छोटी चीजों में तोड़ तोड़ के देखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं माइलस्टोन रिव्यू। ये आपने कहना कि थोड़ा बहुत कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो कि आप वहां पे क्या चेक करते थे। आप वहां पे चेक करते थे प्रोडक्ट ए लगेगा, प्रोडक्ट बी लगेगा, प्रोडक्ट ए 100 रुपए का आता है, प्रोडक्ट बी 100 रुपए का आता है, प्रोडक्ट ए 50 रुपए का 50 यूनिट लगाएंगे, प्रोडक्ट बी के 50 यूनिट लगाएंगे, इतना आ गया। अब आपने एक्चुअल में जब काम किया तो ए और बी, आपने ए लगाया 100 लेकिन मिला वो 100 का, आपने बी लगाया 100 लेकिन सॉरी, हाँ, बी लगाया 100, सॉरी, अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे आपने 100 सामान लगाना था 50 रुपए का, 100 सामान लगाना था 100 रुपए का। एक्चुअल में क्या हुआ, आपने यहाँ पे 50 सामान लगाया 100 रुपए का और 100 सामान लगाया 100 रुपए का। क्या आंसर सेम आएगा? 50 इंटू 100, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, 100 इंटू 50, आंसर सेम आएगा। तो हमें जब ओवरऑल देखें तो क्या लग रहा है, ओवरऑल देखें तो क्या लग रहा है, या कोई वेरिएंस नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस चेक करोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ का एडवर्स यहाँ के फेवरेबल के साथ मैच हो गया और हमें कोई वेरिएंस नहीं दिख रहा। यानी जब हम ऐसा होल देखेंगे तो उसे बोलते हैं मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, यानी होल में क्या देख रहे हैं, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं और हमें वहां क्या लग रहा है, कोई कोई वेरिएंस ही नहीं है। क्यों? 100 इंटू 50 एंड 100 इंटू 100 वही आएगा जो 50 इंटू 100 है, 100 इंटू 100 आएगा। तो यहाँ कोई वेरिएंस नजर नहीं आया, लेकिन जब इंडिविजुअली चेक किया तो वेरिएंस नजर आया। तो जब हम इंडिविजुअली चेक करते हैं तो उसे बोलते हैं माइलस्टोन रिव्यू, टुकड़ों में देखना, पार्ट्स में देखना। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रेटेजिक ऑडिट। यहाँ पे ऐसे आपसे 4 क्वेश्चन पूछता है, मैं फिर बता दूं। एक आपसे पूछता है व्हाट, एक आपसे पूछता है व्हाई, एक आपसे पूछता है व्हेन और एक आपसे पूछता है हाउ। ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछे स्ट्रेटेजिक ऑडिट होता क्या है तो वहां पे आपको ये बता के आना, ये फिर आपसे पूछे स्ट्रेटेजिक ऑडिट कब किया जाता है तो वहां पे आपको बताना है ये व्हेन, ये व्हेन का आंसर है, व्हेन। ठीक है, फिर आपसे पूछे कैसे किया जाता है, ठीक है, हाउ, ठीक है, हाउ, ये हाउ है, ये हाउ, हाउ ऐसे किया जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछे स्ट्रेटेजिक ऑडिट क्यों नहीं करना चाहिए, वाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए, तो फिर उसका आंसर है वाई नॉट, वाई, वाई स्ट्रेटेजिक ऑडिट नहीं करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑडिट बेकार क्यों है, स्ट्रेटेजिक ऑडिट करने के भी कोई फायदे नहीं है, वाई स्ट्रेटेजिक ऑडिट करना इतना मुश्किल क्यों है, उसका आंसर फिर ये है। तो आपको ना इस पूरे क्वेश्चन को 4-5 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, तभी आप उसको समझोगे, तभी लिखोगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ऑडिट, तो आप लिखोगे स्ट्रेटेजिक ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ एरिया अफेक्टेड बाय द ऑपरेशंस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी रिव्यू करेगी बार बार अपना बिजनेस प्लान, अपनी स्ट्रेटेजी रेगुलर बेसिस पे, ताकि वो जान सके हम वीक तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं आ रहा जिसमें हम पीछे कहीं लैग कर रहे हो। और जब हम स्ट्रेटेजिक ऑडिट करेंगे तो कंपनी आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि हमारी कंपनी की करंट स्ट्रेटेजी क्या है, क्या हमारी कंपनी की करंट स्ट्रेटेजी फ्यूचर में वर्क कर पाएगी, क्या हमारी कंपनी की प्रेजेंट स्ट्रेटेजी और फ्यूचर स्ट्रेटेजी ढंग से काम कर रही है, क्या हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजी में कोई चेंजेस की जरूरत है, अगर हाँ तो इसका मतलब ये सब आपने कैसे पता किया, स्ट्रेटेजिक ऑडिट करके। स्ट्रेटेजिक ऑडिट कब कब करनी चाहिए, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई, क्यों करें, बिकॉज सर टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि एक्शंस वो परफॉर्म नहीं कर रहे, हमें कंपनी की स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, हमें कंपनी की स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना चाहिए, इसलिए हमें स्ट्रेटेजिक ऑडिट करना चाहिए। कैसे करें, व्हेन, कब करना चाहिए, सर जब कोई इंडिकेटर मिल रहा है कि स्ट्रेटेजी आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही, जब आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो, सर जब एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, जब कंपनी अपनी करंट स्ट्रेटेजी को फ्यूचर के साथ ट्यून इन करना चाहे या कंपनी अपनी करंट स्ट्रेटेजी को फ्यूचर में चेंज करना चाहे, तो उस केस में समझ आ गया कि सर आपको अब स्ट्रेटेजिक ऑडिट करना चाहिए, स्ट्रेटेजी को समझना चाहिए कहां कहां पे लैग है, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें। कैसे करें, कैसे, सर सबसे पहले तो एग्जामिन करो कि कंपनी की करंट स्ट्रेटेजी क्या है, फिर कंपेयर करो क्या जो एक्चुअल रिजल्ट है वो एज पर स्ट्रेटेजी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और फिर से उसमें करेक्टिव एक्शन लो।
सर करेक्टिव एक्शन कैसे ले सकते हैं, एग्जामिन कैसे कर सकते हैं? तो एग्जामिन करने के लिए आपको रिचर्ड रूमल ने कुछ थियरी दी है कि एग्जामिन करने का पहला तरीका है कंसिस्टेंसी। आप सबसे पहले ये चेक करें ना कि स्ट्रेटेजी क्या है। तो हम स्ट्रेटेजी चेक कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के बेसिस पे। यानी क्या चेक कर रहे हैं सर? हम ये चेक कर रहे हैं कि जो कंपनी की कंसिस्टेंसी है वो है या नहीं है। कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करते हैं सर? कि कंपनी की जो मैनेजरियल प्रॉब्लम है वो इशू बेस्ड है या पीपल बेस्ड है। मतलब जो मैनेजर के पास दिक्कतें आ रही हैं वो इशू बेस्ड है पीपल बेस्ड है। मतलब सर मैं काम नहीं कर पा रहा, ऐसा बोला मिस्टर ए ने। मिस्टर ए को हमने निकाल दिया। मिस्टर बी कह रहा है सर मैं भी काम नहीं कर पा रहा, निकाल दिया। मिस्टर सी को रख लिया, सर मैं भी काम नहीं कर पा रहा, निकाल दिया। अरे यार लोगों में इशू नहीं है, चेक तो करो वो लोग क्यों काम नहीं कर पा रहे, इशू चेक। अरे यार सर्वर डाउन पड़ा है तो सर्वर ठीक कराओ भैया। लोगों को जॉब से निकालने से काम नहीं होगा। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा जो मैनेजरियल प्रॉब्लम वो किस बेसिस से आ से। अगर इशू की वजह से आ रही है तो इशू ठीक करो, लेकिन अगर पीपल की वजह से आ रही है तो एम्प्लॉय हटा के काम हो सकता है। तो आपको यह समझना है कि इशू बेस्ड प्रॉब्लम है या पीपल बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर इशू बेस्ड प्रॉब्लम है तो स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है, और अगर पीपल बेस्ड प्रॉब्लम है तो स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, पीपल को हटाओ, स्ट्रेटेजी तो परफेक्ट है। पॉइंट नंबर 2, सक्सेस ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन अगर दूसरे डिपार्टमेंट का फेलियर बन रही है। मतलब मार्केटिंग वाले कह रहे हैं भाई हमने तो काम कर लिया, तुमसे नहीं बिक रहा, सेल्स वालों से। क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? मार्केटिंग अच्छी है, सेल्स बेकार है, तो ऐसा कभी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो सकती। आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। आपने पढ़ा था फंक्शन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हेल्प करे, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट फील करे कि हाँ हमारी जीत हुई है। लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट, यार सपोज मैं बोलूं यार मेरे बैच में तो बच्चे आते हैं, आपके बैच में नहीं आते, आप जानो, अगर ऐसा माहौल है तो वो इंस्टीट्यूट ग्रो नहीं कर सकता। इंस्टीट्यूट को ग्रो करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों टीचर एक दूसरे की हेल्प करें, बच्चों को कन्विंस करें कि आप इस फैकल्टी से पढ़ें, मैं कन्विंस करूं आप इस फैकल्टी से पढ़ें, तब हम कह सकते हैं कि सर स्ट्रेटेजी अच्छी है। अगर सिर्फ एक की स्ट्रेटेजी का सक्सेस दूसरे की स्ट्रेटेजी, मतलब एक बात को समझना, ऐसे समझाता हूँ, क्लास में एग्जांपल लिया था लेकिन कोई बात नहीं, डिटेल में जा रहे हैं तो चले ही जाते हैं। सपोज नीचे रिसेप्शन टीम बोले सर हमने तो बच्चे को क्लास में बैठाया था, आपने बच्चे को डेमो बेकार दिया, तो हम क्या करें? यानी वो अपनी बढ़ाई कर रहे हैं कि सर हमने तो सक्सेस पर काम किया, आपसे बच्चा नहीं रुक रहा, आपने बच्चे को डेमो देके बच्चे को सेटिस्फाई नहीं किया, हम कैसे? तो अगर ऐसी स्ट्रेटेजी है तो एज अ होल हम ग्रो नहीं कर सकते। आपको टीचर से पूछना पड़ेगा कब कब बच्चे को डेमो क्लास में बैठाना है। पहली क्लास में बैठा दो, दूसरी क्लास में बैठा दो, तीसरी क्लास अब मत बैठाना, बिकॉज जो बाकी बच्चों उनका बेस ऊपर है और इन बच्चों का बेस नीचे है। हमसे बात करके बताओ कि अब नेक्स्ट क्लास में सर आप बताइए नेक्स्ट कब बच्चों को डेमो के लिए बैठा सकते हैं। तो जब तक आप मुझसे पूछेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। तो स्ट्रेटेजी बेकार है, आपको पूछना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर बन रहा है तो आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी की चेंज करने की आवश्यकता है। ऑडिट करो, चेक करो कहां गलती है। सर अगर पॉलिसी प्रॉब्लम इशू कंटिन्यू लाया जा रहा है तो अगर एक इशू बार बार टॉप मैनेजमेंट के पास आ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ऑडिट करो, पता लगाओ कहां पे गलती है। इसके अलावा कॉन्सोनेंस, हम जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो कुछ कुछ ना कुछ ट्रेंड के बेसिस पे डिपेंड होती है। तो आपको ट्रेंड समझने की जरूरत है कि वो ट्रेंड रियल है या नहीं है। अगर ट्रेंड बदल गया तो ऑडिट करो और पता करो कि जिन बेसिस पे हमने अपनी स्ट्रेटेजी लगाई थी वो अब स्ट्रेटेजी चेंजेस करने की जरूरत आ गई है। इसके अलावा फिजिबल, कभी कभी हम स्ट्रेटेजी बना देते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है क्या वो फिजिबल भी है। आपने बच्चों से बोला था कि बेटा 10 घंटे बैठ के पढ़ो, बट 10 घंटे बैठ के पढ़ना क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सबके लिए नहीं है। तो आप उन्हें ऐसी स्ट्रेटेजी बना के दो ही मत, फेल हो जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ जो फिजिबल है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एंड लास्ट इज आपकी स्ट्रेटेजी क्या आपको एडवांटेज दे रही है रिसोर्सेज किस पे पोजीशन पे? अगर हाँ तो स्ट्रेटेजी ठीक है, नहीं तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करके चेंज करने की आवश्यकता है। सर हम इतना स्ट्रेटेजी ऑडिट कर रहे हैं, इतना स्ट्रेटेजी ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट है। क्यों? बिकॉज बार बार एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। बिकॉज एनवायरमेंट को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, तो ऑडिट कैसे करेंगे? बिकॉज सर एनवायरमेंट में जो फैक्टर्स हैं, माइक्रो एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, मार्केट, ये सब समझना इतना आसान टास्क नहीं है। इसके अलावा अगर आप समझने भी गए तो वो एनवायरमेंट चेंज, बार बार एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तो जितना जल्दी एनवायरमेंट चेंज होगा आपको उतनी बार ऑडिट, उतनी बार एनवायरमेंट समझना पड़ेगा। तो रेट ऑफ ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है, तो आप वहां पे ऑडिट करके कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा इंक्रीज नंबर ऑफ एलिमेंट है, डोमेस्टिक और मार्केट, मतलब एक्सटर्नल, जो बार बार आपकी स्ट्रेटजी को अफेक्ट करते हैं। वो एलिमेंट एक दो नहीं है, मतलब मेरा पढ़ाना बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है, मेरी क्लास में बच्चों का बढ़ना बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है।
मैं पढ़ाता कैसा हूँ, मेरी फीस कैसी है, मेरे नोट्स कैसे हैं, मेरी मार्केट में गुडविल कैसी है, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे कंपेटिटर ज्यादा है या कम है, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है, मैं जो पढ़ाता हूँ उसका बैकअप बच्चों को दे पाता हूँ कि नहीं दे पाता, मैं जो पढ़ाता हूँ उस बच्चे की फीस टाइम पे ली कि नहीं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन सब कुछ लगा दो। तो सर एक कंपनी का चलना बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्यों फ्लॉप हुई इसको अंडरस्टैंड करना इतना आसान टास्क नहीं है, बिकॉज सब कुछ समझना इतना आसान टास्क नहीं है। एंड इतना सब कुछ समझने के लिए टाइम कितना दिया, 2 महीने, 2 महीने में पूरा एनवायरमेंट समझ लूं, ऑडिट भी कर दूं, पागल समझाए क्या? तो आजकल डे बाय डे टाइम कम मिल रहा है, तो आप सारा ऑडिट एक साथ तो कर नहीं सकते। इस वजह से भी स्ट्रेटेजिक ऑडिट कोई फायदेमंद सौदा नहीं है, बिकॉज आपको कहीं अगर सैम्पलिंग करनी पड़ गई, सैम्पलिंग का मतलब है आपने डिटेल नहीं किया, डिटेल नहीं किया, सैम्पलिंग किया है, तो रिस्क तो बढ़ेगा, इश्यूज तो रह सकते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। तो आप इस पूरे स्ट्रेटेजिक ऑडिट को तोड़ देना किसमें 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 व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई नॉट, इनमें। इसके अलावा बीपीआर और बेंचमार्किंग बड़े सिंपल टॉपिक है, क्लास में डिटेल तरीके से पढ़ाएं, तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसमें रट्टा मारेंगे। बीपीआर में क्या रट्टा मारना है? पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे रट्टा मारना है, सिंपल सिंपल, कि बीपीआर अगर हम लाना चाहते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट चाहिए। सर बीपीआर कहता है फंडामेंटल रीथिंकिंग करो, व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू एंड व्हाई डू वी द वे वी डू। हम ऐसे ही क्यों करते हैं, कोई और तरीका नहीं हो सकता क्या? फंडामेंट्स पे जाके चेक करो कि हमें बिजनेस के प्रोसेस को चेंज करना है। इसके अलावा दूसरा, बीपीआर अगर आप लाना चाहते हो तो उसमें आपको रेडिकल रीडिजाइन प्रोसेस में लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट चेंज नहीं करना, प्रोसेस चेंज करना है। इसके अलावा जो बीपीएल ला रहे हो उसमें ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट की जरूरत है, छोटे मोटे चेंजेस से फर्क नहीं पड़ता, पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, पूरा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो एलिमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आप बीपीएल लाना चाह रहे हो तो बीपीएल कहाँ लाया जाता है? सर बीपीएल लाया जा सकता है डेवलपमेंट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट के बीच में, बीपीएल ला सकता है कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करें उसमें, बीपीएल ला सकता है किसी भी मैनेजमेंट एक्टिविटी के अंदर। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बन सकता है सर बीपीआर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कर लो, स्टेप्स क्या है? सर स्टेप्स से डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, बीपीएल लाने का मतलब हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था। सर अभी जो कंपनी के करंट प्रोसीजर है उससे तो काम नहीं हो रहा, तो क्या करें? एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है सर? सर कस्टमर की नीड ये है और हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस सपोर्ट नहीं कर रहा, तो भैया बिजनेस के प्रोसेस को चेंज करो, एक नया बिजनेस प्रोसेस डिजाइन करो, और डिजाइन कर लिया तो आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सर सेंट्रल थ्रस्ट आपको पता ही है कि सर प्रोसेस में टाइम लग रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने में टाइम लग रहा है, तो आप कुछ ऐसा करें, एक ऐसा प्रोसेस लाएं कि कस्टमर का टाइम कम हो, हम जल्दी से जल्दी कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। चौथा क्वेश्चन डेवलप होता है कि सर आईटी का क्या योगदान है बीपीआर के अंदर? सर आईटी की वजह से स्पीड बढ़ जाती है, आईटी की वजह से आप ग्लोबल विलेज बन जाते हो, आईटी की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं रिलेशनशिप, सर आईटी की वजह से आपको टाइमली रिलायबल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, सर आईटी की वजह से एफिशिएंट इफेक्टिव और इनोवेटिव हो जाते हो, तो आईटी का बहुत बड़ा योगदान है बीपीआर में। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आता है सर कि बीपीआर में प्रॉब्लम्स क्या है? सर बीपीआर मतलब पूरा प्रोसेस चेंज करना है, पूरा प्रोसेस चेंज करना इज अ चैलेंज। सर बीपीआर का मतलब पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना, एंड स्ट्रक्चर चेंज करना इज अ चैलेंज। सर बीपीआर मतलब चेंजेस लाना, और आपको तो पता ही सर एम्प्लॉय हमेशा चेंजेस को रेसिस्ट करता है। सर बीपीआर मतलब टेक्स टाइम और एक्सपेंडिचर, जो छोटी मोटी कंपनी शॉर्ट टर्म में बिजनेस करती हैं उसके बाद इतना टाइम नहीं होता। सर बीपीआर का मतलब लॉस ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज हम चेंज कर रहे हैं, नया ला रहे हैं, पुराना तो कर नहीं रहे, तो जो यहाँ पे पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी थी वो तो लूज कर गए। सर बीपीआर के अगर टारगेट ट्रिकी होंगे, डिफिकल्ट होंगे, बीपीआर अगर आपने टाइम से नहीं परफॉर्म किया तो पूरा बीपीआर में भी टर्न आउट एज अ फेलियर। आपने सोचा 3 साल के अंदर में नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, बीपीआर लाएंगे, लेकिन जब आप लेके आए तो 5 साल लगे, एंड 5 साल के अंदर टेक्नोलॉजी फिर चेंज हो गई, तो आपका पूरा बीपीआर में भी टर्न आउट एज अ फेलियर। इसके अलावा लास्ट टॉपिक है बेंचमार्किंग, वहां पे आईसी सिर्फ डायरेक्टली 2 क्वेश्चन पूछता है कि बेंचमार्किंग को मैं शॉर्ट नोट बता दो जो आपको याद है कि बेंचमार्किंग इज अप्रोच ऑफ सेटिंग द गोल्स एंड मेजरिंग प्रोडक्टिविटी बेस्ड ऑन बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस एंड इज अ कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट इन सर्च ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज। बेंचमार्किंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस है। किसने दी थी थ्योरी? थ्योरी देने वाले अंकल का नाम है फ्रेडरिक टेलर। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है बेंचमार्किंग कहां कहां लगाई जा सकती है, व्हाट आर द पॉइंट्स जहां बेंचमार्किंग कर सकते हैं? सब प्रोडक्ट को डेवलप करने में कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑपरेशन में कर सकते हैं, असेसमेंट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट में कर सकते हैं, कस्टमर को सर्विस देने में कर सकते हैं, प्लांट को कितना यूटिलाइज करना है इसमें कर सकते हैं, एंड ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज करें, यहाँ भी बेंचमार्किंग लगाई जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा गया है, बेंचमार्किंग के स्टेप्स कैसे हैं? स्टेप्स बड़े सिंपल है। पहला, आइडेंटिफाई करो कि बेंचमार्किंग की आवश्यकता है क्या है, प्लानिंग की जरूरत क्या है। उसके बाद अंडरस्टैंड करो क्या हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस ये कर सकता है, नहीं तो बेस्ट पता करो कि आइडेंटिफाई बेस्ट प्रोसेस कौन सा है। बेस्ट प्रोसेस पता चल जाए तो कंपेयर करो अपने प्रोसेस को बेस्ट प्रोसेस के साथ, एंड एक रिपोर्ट बनाओ, एंड रिपोर्ट बना के बताओ कि कहां कहां पे हमें चेंजेस करने की जरूरत है। उसके बाद आप इवेल्युएट करो क्या अब आपका वो टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं, नहीं तो फिर से identify the need for benchmarking, clearly understanding existing business process,
Identify the best process, compare own process with the best process, prepare a report and fill the implementation gap and evaluation. और आजकल ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता, ऐसे आजकल थोड़ा इस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है. तो प्लीज क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, एक बार पढ़ लो. स्विफ्ट लिमिटेड, क्विक लिमिटेड, 2 कंपनीज हैं जो कि ऐसा काम कर रही है. तो स्विफ्ट लिमिटेड मार्केट लीडर है जब सेल्स की, जबकि क्विक लिमिटेड फॉल कर रही है डे बाय डे. मार्केट शेयर उसका डे बाय डे गिर रहा है 40% से 50%, 40% से 5% पे आ गया. इन 5 सालों में मार्केट शेयर क्विक का बहुत ज्यादा गिर गया है. एज एन इमीडिएट करेक्टिव मेजर, टॉप मैनेजमेंट ऑफ क्विक डिसाइड कर रहे हैं कि सक्सेसफुली स्टैंडर्ड जो थे स्विफ्ट लिमिटेड के, सेट देम एंड देयर ओन यार्डस्टिक, उन्हें खुद के नए बेंचमार्क सेट करने चाहिए. विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड दे इंटेंडेड टू कंपेयर करेंगे, फिर मेजर करेंगे और जज करेंगे कहां कहां पे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर की जा सकती है. आप बताइए कौन सा स्ट्रेटेजिक टूल यूज कर रहे हैं? से मेजर करने वाले काम, जज करने वाला काम, कंट्रोल से तो बेंचमार्किंग है. तो टॉप मैनेजमेंट कौन सा टूल यूज कर रहा है? बेंचमार्किंग. कैसे इंप्लीमेंट करें? स्टेप्स बताओ, स्टेप्स क्या थे, कैसे इंप्लीमेंट करें? सर आइडेंटिफाई द नीड फॉर बेंचमार्किंग क्लियरली. तो ऐसे ना आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, वो घुमा फिरा के पूछा है. तो ये वीडियो जो मैंने आपको अभी आप देख रहे हो, ये वीडियो अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो तो ना, इस वीडियो से मैंने बस कोशिश की आपको जो भी आपने पढ़ा था अपने बैचेस में, अपने क्लासेस में, तो मैंने आपको ये याद दिलाया, देखो बेटा ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इसमें ये था, इसमें ये था. तो ये सिर्फ एक रिविजनरी वीडियो है. आप इस वीडियो को देख के रैंक नहीं ला सकते. आप इस वीडियो को देख के ईएसएसएम में 100 ऑफ 100 नहीं ला सकते. क्यों? इस वीडियो में आपको सिर्फ एक झलकी दी गई है कि क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये है वो है. इस वीडियो को खत्म करते ही आपको बुक उठानी है. अरे ये पढ़ा था, याद आ गया, अरे याद करना है, याद आ गया, याद करना है. याद, इस वीडियो में याद कराया जा रहा है कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इस पॉइंट, इस टॉपिक के अंदर ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था. फिर आप इसको याद करेंगे और याद करते समय आप कॉन्सेप्चुअली याद करेंगे. अच्छा, इस पॉइंट में ऐसा होगा तो ऐसा होगा. बिकॉज ऐसे क्वेश्चन अब डायरेक्ट नहीं पूछता. वो कैसे पूछता है? केस बेस्ड. कुछ क्वेश्चन तो घुमा फिरा के पूछा है, उसके आंसर डायरेक्ट हैं जो लिख के आ सकते हो. लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा है जिसके आंसर बुक में है ही नहीं, वो आप अपने थॉट प्रोसेस के बेसिस पे लिख पाओगे. ठीक है, ये 2 वीडियो हमने अपलोड की थी, पार्ट 1 पार्ट 2. उम्मीद करता हूं आपने अच्छा से रिवीजन किया होगा और इस वीडियो के बाद अब आप बुक खोल के ढंग से अपना खुद से एक बार रिवीजन करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर स्टडीज. टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड प्लीज, अगर आप मुझे जानते हैं और आपके पास मेरा एक मोबाइल फोन नंबर है और आपको टेस्ट देना है तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. मैं आपको टेस्ट सीरीज भेज दूंगा. हमारी टेस्ट सीरीज अभी 1 सितंबर से शुरू हो रही है, 31 अगस्त से शुरू हो रही है. तो प्लीज आप टेस्ट देना ना भूलें. चैप्टर वाइज टेस्ट है, टेस्ट देते जाओ, अपने आप को इवेल्युएट करते जाओ कि आप कितने पानी में हो और कितनी मेहनत कभी करनी हो बाकी है. ठीक है, थैंक यू सो मच. टाटा बाय बाय, चाओ.